चैप्टर को जो है ना एनसीईआरटी ने 4 सब चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। सब चैप्टर 4 जो है इसके अंदर, उसमें एनसीईआरटी डिस्कस करती है बच्चों हार्मोन्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए, है ना। रियल कार जैसी आवाज इसके अंदर आ रही है, किसी ने मैंने स्पीकर भी लगा दिया है। फोन तो काफी गलत साबित है यार, एकदम खतरनाक तरीके से रुक रही है। देखो जैसे ही ब्रेक लगा रहा हूं। 2 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिमोट की तरह काम करता है और आप हार्मोन का अपना रिसेप्टर होता है। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन की बाइंडिंग होगी, सेल को मिल जाएगा मैसेज कि अब मुझे क्या करना है, ग्रो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मे बी अपलोड होगा ये मंडे को, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है ना ये मंडे को आ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपकी नई वीडियो मिलने वाली है आपको, है ना। बहुत जल्द मैं नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। हमने कहा भी था कि क्लास 9 वाले थोड़ा वेट करना होगा आपको। क्लास 9 की जो वीडियोस हैं, ठीक है, टिश्यू, प्लांट टिश्यू, वो भी मिलेगा आपको। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे लगता है क्लास 10 को वीडियोस मुझे पहले देना चाहिए, क्योंकि ठीक है, प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है। चैप्टर उनके काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी कुछ समझना है उनको, है ना। और ठीक है, काफी सारी उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही होगी, है ना। क्लास 9 वाले तो तुम्हें थोड़ा आसान होगा टिश्यू चैप्टर पढ़ना, ठीक है। तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे बस 2 घंटे चाहिए, पूरा प्लांट टिश्यू का मैं आपको 1 शॉट दे दूंगा, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10 के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसका मिलने वाला है आपको आज लेक्चर नंबर 1। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 तरीके से लेक्चर मिलने वाला है आपको बच्चों। पहला मिलने वाला है आपको रेगुलर लेक्चर्स, जहां पर मैंने कहा था कि हर वीडियो, हर जो आपका चैप्टर है ना, हर चैप्टर के आपको 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे। हर वीडियो 1.5 से 2 घंटे का होने वाला है। और फिर हमने कहा था कि जब सारे वीडियोस एंड हो जाएंगे, 5 लेक्चर में जब आपका पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, देन संडे को आपको जो है इसका 1 शॉट, इस चैप्टर का 1 शॉट मिल जाएगा। तो आपका पूरा जो आपका रिवीजन है वो हो जाएगा चैप्टर का, है ना। तो इस तरीके से हम किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं ये हमने तो डिस्कस कर ही लिया था पिछले वीडियो में। तो बच्चों आज जो है ना इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें, है ना। तो एनसीईआरटी ने ना बहुत ही चालाकी से, अब एनसीईआरटी तो काफी महान बुक है, पता है आपको, है ना। उसे ग्रंथ कहा जाता है ना। कबीर का दोहा है उसके अंदर सारी लिखी हुई, उन्हें डिकोड कर पाना, समझ पाना तो बच्चों के बस की तो बात नहीं है, ठीक है। और जब मैं छोटा था तो फिर मुझे भी याद है कि मुझे भी एनसीईआरटी कुछ समझ आता नहीं था, है ना। बट एज अ टीचर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी काफी आसान है और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के बारे में क्या आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। अभी उसको फिलहाल साइड करते हैं, यहां पर आते हैं। तो इस चैप्टर को जो है ना एनसीईआरटी ने 4 सब चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, या कह सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट एनसीईआरटी ने पढ़ाया है वो पढ़ाया है आपको नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो करेंगे डिस्कस क्या होता है नर्वस सिस्टम। जिसको कुछ नहीं आता है, 0 आता है ना, वो उनको भी बिल्कुल रिलैक्स रहना है, सब समझ आने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पहले आपको समझाती है, पहले पार्ट में आपको डिस्कस करती है नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। सेकंड पार्ट में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन के बारे में, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, देखेंगे, चिंता नहीं करना है ना। और थर्ड पार्ट में एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है फाइटो हार्मोन्स, या जिसे हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं फाइटो हार्मोन्स बच्चों, या फिर पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कहीं ना कहीं इनका रिलेशन प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने से है। बात करेंगे इसके बारे में, है ना। और पार्ट जो 4 है, यानी सब चैप्टर 4 जो है इसके अंदर, उसमें एनसीईआरटी डिस्कस करती है बच्चों हार्मोन्स के बारे में। कौन से हार्मोन्स, एनिमल में हार्मोन्स के बारे में, है ना। और उसमें भी मेनली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में, क्या होते हैं हार्मोन्स, उसकी बात भी करेंगे। और हार्मोन्स इन एनिमल्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो यही 4 पार्ट एनसीईआरटी जो है इस चैप्टर में डिस्कस करती है ना। तो हम भी इस तरीके से ही हम भी इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों मुझे लगता है ना कि आपको चीजें, आसान चीजें जो है ना वो पहले करनी चाहिए, ठीक है। जो पार्ट आसान, एग्जाम में भी आप जाते होंगे, वहां पर भी जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगते होंगे, अगर वैसे बच्चे हैं जो कि, है ना, मुश्किल क्वेश्चंस पहले करते हैं, तो आज से इस चीज को अपनाना है आपको, ठीक है। आसान क्वेश्चंस पहले करेंगे, उससे क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ठीक है। और हर चीज में आपको आसान काम पहले करना चाहिए, ठीक है। मुश्किल काम लास्ट में करेंगे, क्योंकि आसान काम करने के बाद ना हमारा जब कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना, तो फिर मुश्किल काम भी हमें आसान लगने लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, इस चारों पार्ट में सबसे जो आसान पार्ट है ना, वो मुझे लगता है कि हार्मोन्स वाला पार्ट है। एज अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों के लिए हार्मोन्स को समझना काफी आसान हो जाएगा।
तो बच्चों पहले क्या करने वाले हैं ना, हम पहले पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पहले क्या करने वाले हैं, हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, यानी हम एनिमल्स में हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम एंडोक्राइन सिस्टम को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हम हार्मोन्स यहां पढ़ चुके होंगे तो हार्मोन्स के बारे में काफी आइडिया हमें लग चुका होगा, ठीक है। यानी अगर हार्मोन्स हम समझ गए, अगर एनिमल में हार्मोन समझ गए, तो फिर प्लांट के हार्मोन्स भी समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फाइटो हार्मोन्स के बारे में या फिर प्लांट हार्मोन्स के बारे में। उसके बाद बच्चों हम आ जाएंगे थर्ड जो हमारा पार्ट होगा पढ़ने का, थर्ड जो हमारा, ठीक है, जो हमारा कह सकते हैं सब चैप्टर होगा, वो डिस्कस करेंगे हम नर्वस सिस्टम, और देन आएंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये मेथड हमारा पढ़ने का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, देन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, फिर पढ़ने वाले हैं हम प्लांट हार्मोन्स, देन पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम, और फिर पढ़ने वाले हैं हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर एनसीईआरटी का राइटर मैं होता, अगर एनसीईआरटी का राइटर मैं होता बच्चों, तो मैं ना एनसीईआरटी को ऐसे ही लिखता, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसे समझना काफी आसान हो जाएगा। और आप देखना कि मैं किस तरीके से इस चैप्टर को आगे लेकर चलूंगा, और बिल्कुल ना इस चैप्टर को हलवा बना दूंगा मैं, ठीक है, देखना तुम, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो सब चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हार्मोन्स इन एनिमल्स, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन बच्चों चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो क्यों ना पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मीनिंग है, क्या मतलब है कंट्रोल का, क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन का, ये समझ लेते हैं, है ना। तो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज इस सब चैप्टर के अंदर, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से, ठीक है, पार्ट, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं, वो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है। आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से लिखा है, ये सारा का सारा टॉपिक्स। मुझे लगता है बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट से भी बेस्ट तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा वीडियो के एंड में, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलो, तो कैसे हम टॉपिक में इस सब चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, है ना, कौन कौन से एग्जांपल्स कंट्रोल के हैं, क्या एग्जांपल्स कोऑर्डिनेशन के हैं डेली लाइफ में, ठीक है। जो हम चीजें करते हैं, है ना, हम साइकिलिंग करते हैं, हम बाइक राइडिंग करते हैं, ठीक है, हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी होती है, यानी हम डेली लाइफ के एग्जांपल से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में करवाता कौन है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारी बॉडी में दो ऑर्गन सिस्टम होते हैं बच्चों, पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों यहां पर ना एक ब्रीफ लेंगे हम नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का, कि आखिर ये दोनों किस तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आएगा यहां पर, ये जैसे क्लियर होगा ना, फिर ये सब आपको बहुत ही इजी लगने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है कंट्रोल, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, एग्जांपल्स क्या है उसके, वो करेंगे। देन करेंगे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम आ जाएंगे फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स पता है हमें दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सोक्राइन से डिफरेंट कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये समझ लेने के बाद हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चों एनसीईआरटी ना आपको 7 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाती है, ठीक है। तो हम भी 7 ग्लैंड्स ही पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे, उनका नाम पढ़ लेंगे, है ना, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वो ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, क्या काम वो हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसको समझने के बाद, यहां तक आने के बाद, फिर हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन, समझेंगे क्या होता है हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि हार्मोन्स की जो, ठीक है, क्वांटिटी है बॉडी में, हार्मोन्स का जो टाइम है, किस टाइम पर हार्मोन रिलीज होना चाहिए, कितने अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, है ना, हार्मोन्स के, ठीक है, हार्मोन्स के निकलने का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितने देर तक हार्मोन्स निकले बॉडी में, यानी ये सब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर। और यहाँ पर 3 तरीके का आपको रेगुलेशन पढ़ना है, जिसमें, ठीक है, आपको एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ रखा है या कहीं पढ़े होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपने जरूर से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। और ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो लास्ट वाला पार्ट है, जो कि हमारा होगा क्विक रिवीजन।
जितना पढ़ेंगे हम लोग ना स्टार्टिंग से, जो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से इंट्रोडक्शन से, वहां से लेकर यहाँ तक सब कुछ एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर PYQs, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए होंगे, वो सारा क्वेश्चंस हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको आज के लेक्चर में, ठीक है। मुझे नहीं पता लेक्चर कितने देर का होने वाला है, 1.5 घंटे का होने वाला है, 2 घंटे का होने वाला है, 2.5 घंटे का होने वाला है, लेकिन हाँ कंप्लीट पैकेज है, बहुत मजा आएगा आपको। और सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए, है ना। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। मैं बाहर आ चुका हूं, ऑन करते हैं इसको। ऑन हो चुकी है कार, बिल्कुल एक रियल कार जैसी आवाज इसके अंदर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्पीकर भी लगा दिया है। ऑन तो काफी ज्यादा सॉलिड है यार, मजा आ रहा है भाई। अब देखो ये इसका गियर नॉब है, यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल में कर सकता हूँ, रिवर्स में कर सकता हूँ, ड्राइव में कर सकता हूँ। ड्राइव मोड में मैंने डाल दिया, एक्सीलरेट करते हैं। ये देखो भाई साहब, चल रही है अपनी कार। अभी ब्रेक भी लगा के बताता हूँ, एकदम खतरनाक तरीके से रुक रही है। देखो जैसे ही ब्रेक लगा रहा हूँ, एकदम सडनली ये रुक भी रही है, यानी कि इसका एक्सेलरेटर सही तरीके से काम कर रहा है, ब्रेक भी सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर वगैरह भी चल रहा है, यानी कि इसका स्टीयरिंग एकदम इससे मैच हो चुका है, ठीक है। अब इसको रोड के ऊपर भी एक बार चला के देखते हैं। ये ड्राइव मोड में मैंने इसको डाल दिया है, भाई साहब क्या ही चल रही है यार। जैसे ही मैंने पंजा दबाया है, ये एकदम रॉकेट की तरह निकल चुकी है। यहाँ से मैंने इसको टर्न करा लिया है, वापस लेके आते हैं। ये देखो गाइस आ चुकी है हमारी कार। भाई क्या ही ड्रिफ्ट वगैरह मार रही है यार। जैसे ही पंजा दबा रहा हूँ ना यार, ये एकदम खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट भी मारने लग रही है। ये देखो गाइस, मिट्टी में भी मस्त तरीके से ड्रिफ्ट मार रही है। चलो ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखा होगा अभी, है ना। काफी मजेदार वीडियो था जब हम काफी छोटे थे, ठीक है। शायद आज भी आप लोग ये रिमोट कंट्रोल कार्स, ठीक है, रिमोट वाला जो कार है यूज करते होंगे, है ना। शायद यूज नहीं करते हो क्योंकि काफी बड़े हो गए, क्लास 10 में है, तो शायद आप यूज ना करते हो, बट आपने बचपन में कभी ना कभी एक कार तो जरूर चलाया होगा रिमोट से। बहुत मजा आता था, है ना। बॉयज को तो बहुत ज्यादा पसंद होता है ये रिमोट कंट्रोल कार, है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल हमने आखिर आपको क्यों शो किया, रिमोट कंट्रोल कार का एग्जाम्पल हमने आखिर क्यों शो किया आपको। इसलिए मैंने शो किया क्योंकि इस वीडियो का रिलेशन इस चैप्टर से है। कौन सा चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल को समझते हैं कि आखिर इस एग्जाम्पल का रिलेशन है क्या। बच्चों रिमोट ने, ठीक है, वो जो यहाँ पर पर्सन था, वो पर्सन, उस पर्सन ने क्या किया, उसने रिमोट से ना कार को कंट्रोल किया। उस रिमोट में काफी सारे बटन्स थे, बटन स्टार्ट के बटन थे, कार स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। उस रिमोट में ना फॉरवर्ड यानी कार के आगे बढ़ने के बटन थे। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया यानी फॉरवर्ड बटन, कार आगे मूव करना स्टार्ट किया। उसमें बटन्स थे कार को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कार एक्सेलरेट हो रहा था। उसमें बटन्स थे कार को स्टॉप करने के लिए, कार स्टॉप हो रही थी। उसमें बटन्स थे कार के इंडिकेटर्स के लिए, इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा था। उसमें, ठीक है, बटन्स थे कार के अंदर म्यूजिक को ऑन ऑफ करने के लिए, कार जो है मैं कार के अंदर म्यूजिक ऑन ऑफ हो रही थी। क्या समझ आता है मुझे इस एग्जांपल से? इस एग्जांपल से मुझे ये समझ आता है ना, जिस तरीके से इस रिमोट की एक्टिविटी की वजह से, इस रिमोट की वजह से कार की एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही थी। देखा जाए तो रिमोट किसको कंट्रोल कर रहा था? रिमोट किसको कंट्रोल कर रहा था? कार को कंट्रोल कर रहा था। जिस तरीके से इस रिमोट ने कार की बच्चों एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है, जिस तरीके से इस रिमोट ने कार की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया था, कार के बटन्स ऑन ऑफ करने की वजह से, कार के डिफरेंट बटन्स को प्रेस करने की वजह से कार में अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी। बच्चों ऐसा ही ना हमारी बॉडी के अंदर होता है। आप इस रिमोट को ना रिलेट कर सकते हैं हमारे ब्रेन के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। हमारी बॉडी में ना 2 सिस्टम होते हैं, ध्यान देना बच्चों, हमारी बॉडी में ना 2 सिस्टम होते हैं। पहला है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम। ये ना बिल्कुल इस कार के रिमोट की तरह है, ठीक है। ये इस कार के रिमोट की तरह है। जिस तरीके से इस रिमोट ने कार की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया था, हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन सिस्टम है बच्चों। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ऑर्गन सिस्टम ना हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वेरियस पार्ट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस हाथ को इस तरीके से ऊपर मूव करना है, मुझे इस हाथ को ऊपर उठाना है, तो ये हाथ क्या मेरा अपने आप ऊपर उठ रहा है? अरे कोई तो ऐसा होगा ना ऑर्गन हमारी बॉडी में, कोई ना कोई ऑर्गन तो हमारी बॉडी में ऐसा होगा, कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम ऐसा हमारी बॉडी में होगा जिसने इस हाथ को ऐसे ऊपर लिफ्ट किया है। वैसे ही अगर, ठीक है, मुझे यहां से यहां चल के जाना है, मुझे यहां से यहां चल के जाना है, या फिर यहां से यहां मुझे चल के जाना है,
तो मेरे पैरों की एक्टिविटीज को किसी ना किसी ने तो कंट्रोल किया होगा। वैसे ही जब किसी हॉट पैन को जब हम टच करते हैं, कोई ना कोई तो होता है ना जो हमारे हाथ को देता है मैसेज, हमारे हाथ को देता है सिग्नल। क्या देता है सिग्नल? कि हाथ को रिमूव करना है, हाथ को हटाना है वहां से। क्यों हटाना है? ताकि हाथ मेरा जल ना जाए। इसका मतलब मेरे हाथ को किसी ना किसी ने तो कंट्रोल किया है। हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन तो है, कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम तो है जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है ना बच्चों। जब हम बहुत ज्यादा ठीक है हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पर हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है ना, हमारे मसल्स की एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम तो होगा ना, कोई ना कोई ऑर्गन तो होगा ना जो इन ऑर्गन्स की, कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तो होगा जो कि इन ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरीके से यहां पर इस वीडियो में हमने देखा कि रिमोट ने कार की एक्टिविटी को कंट्रोल किया। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों की आखिर उस रिमोट ने कार की एक्टिविटी को कंट्रोल किया कैसे? दूर रह के भी, कार तो वहां था, रिमोट यहां है, तो आखिर इस रिमोट ने कार के साथ किया क्या? कार को ऐसा क्या किया, कार के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कार की एक्टिविटी कंट्रोल हो रही थी? तो बच्चों आपको बताया आंसर कि रिमोट ने सिग्नल भेजा। रिमोट ने क्या भेजा बच्चों? कार को सिग्नल भेजा, कमांड दिया, कमांडिंग और सेंडिंग सिग्नल्स। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है, ठीक है, लिखते हैं इस चीज को बच्चों, है ना, इस चीज को लिखते हैं कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है ना। तो बच्चों कंट्रोल का मतलब ना, कंट्रोल का मतलब होता है कमांडिंग और सेंडिंग सिग्नल्स। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है, ठीक है, कमांडिंग यानी कमांड देना, या कह सकते हैं सिग्नल सेंड करना, और सेंडिंग सिग्नल्स। किसको सिग्नल देना? यहां पर तो रिमोट ने दिया सिग्नल कार को, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करने के लिए, बैकवर्ड मूव करने के लिए, राइट टर्न करने के लिए, लेफ्ट टर्न करने के लिए, इंडिकेटर्स के लिए, म्यूजिक के लिए, है ना, ब्रेक लगाने के लिए। यानी कार के मूवमेंट को, कार की एक्टिविटीज को जिस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि जिस तरीके से कार की एक्टिविटीज को रिमोट ने कंट्रोल किया बाय सेंडिंग सिग्नल, बाय सेंडिंग सम कमांड, बाय सेंडिंग सम मैसेजेस, ऐसे ही हमारी बॉडी में ना बच्चों दो ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारे ऑर्गन्स को मैसेज भेजकर उनको कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अभी एग्जांपल से समझ जाएंगे हम, है ना। तो पहले इसका लिखते हैं डेफिनेशन, कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल मींस बच्चों कमांडिंग और सेंडिंग सिग्नल्स टू द बॉडी ऑर्गन्स, टू द बॉडी ऑर्गन्स फॉर performing some activities or function, है ना। तो बच्चों कंट्रोल का मतलब होता है, ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को कमांड देना या है ना उसको सिग्नल देना, सिग्नल भेजना। अब यहां पर एग्जांपल समझे हम, तो यहां पर क्या देखा हमने बच्चों कि यहां पर कार के रिमोट ने, बच्चों कार के रिमोट ने किसको दिया सिग्नल? बताओ मुझे, किससे सिग्नल दे रहा था? ये दे रहा था सिग्नल कार को, इसने दिया कार को सिग्नल। अब कार को क्या सिग्नल दिया? तो रिमोट के अलग अलग बटन्स ने कार के अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल किया। कौन कौन सी एक्टिविटी? फॉर एग्जांपल पहला एक्टिविटी था, जैसे हमने कहा, कार को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग द इंजन, स्टार्टिंग द इंजन, ये भी एक एक्टिविटी है ना। किसने कंट्रोल किया बताओ? इस एक्टिविटी को, कार की इस एक्टिविटी को किसने कंट्रोल किया? रिमोट ने कंट्रोल किया। कैसे किया कंट्रोल? बाय सेंडिंग सम सिग्नल। यहां पर रिमोट ने क्या सेंड किया बच्चों? सिग्नल भेजा, ठीक है, सिग्नल भेजा, या क्या भेजा? कमांड भेजा, या मैसेज सेंड किया, है ना। स्टार्टिंग द इंजन सेकंड, और क्या कंट्रोल किया इसके अंदर बताओ? और कंट्रोल किया इसके अंदर, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड, कार को आगे मूव करने का सिग्नल दिया। ऐसे वैसे ही अब आगे मूव कर रहा है, अब मुझे कार को एक्सेलरेट करना है, तो कार है ना रिमोट में बटन्स होती है, यानी एक्सेलरेट करने का सिग्नल, एक्सेलरेट करने का सिग्नल। और क्या सिग्नल दिया इसने? टू मूव बैकवर्ड, पीछे मूव करने का सिग्नल, है ना। यानी कार के अलग अलग एक्टिविटी को, है ना, कार के अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा था?
कौन कंट्रोल कर रहा था? रिमोट कंट्रोल कर रहा था। तभी नाम पड़ा ना रिमोट कंट्रोल कार, है ना, रिमोट कंट्रोल कार, यानी ऐसी कार जो रिमोट से कंट्रोल होती है। अब रिमोट यहां कंट्रोल कैसे कर रहा है कार की एक्टिविटीज को? बाय सेंडिंग सम सिग्नल और बाय सेंडिंग कमांड। कमांड भेजने को, कमांड देने को, ठीक है, सिग्नल भेजने को ही क्या बोलते हैं बच्चों? कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल कहते हैं, है ना। वैसे यहां कह सकते हैं क्या? टू मूव लेफ्ट और राइट, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज कार ने परफॉर्म किया है रिमोट के सिग्नल भेजने पर, रिमोट के कमांड देने पर, है ना। चलो ये तो हमने समझा एग्जांपल यहां पर। अब बच्चों आपकी बॉडी में ना रिमोट की तरह ही, जस्ट लाइक द रिमोट ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार, आपकी बॉडी में ना दो ऑर्गन सिस्टम है। पहला है बच्चों, पहला है आपका नर्वस सिस्टम, पहला है बच्चों आपका नर्वस सिस्टम, और बच्चों दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। आपके ठीक है बॉडी में ना दो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, दो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिमोट की तरह काम करता है और आपके बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे आपके हैंड का मूवमेंट, आपके हेड का मूवमेंट, आपके आई के, है ना, आई बॉल का मूवमेंट, आपके पैरों का मूवमेंट, आपके ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना, आपके ब्लड शुगर लेवल का राइज कर जाना, आपके हार्ट बीट का तेज हो जाना, आपका ब्रीदिंग रेट का फास्ट हो जाना, यानी आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज है ना, आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो कि ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी के सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? रिमोट की तरह ही आपकी बॉडी में जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आपके ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं बच्चों, वो दो ऑर्गन सिस्टम है। पहला कौन सा ऑर्गन सिस्टम है बच्चों? नर्वस सिस्टम, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि रिमोट की तरह ही हमने कहा आपके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। तो हमने कहा रिमोट को क्या एज्यूम करना है आपको? आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों क्या है? रिमोट की तरह है, ठीक है। और आपकी यहां जो कार है ना, इस कार को रिलेट करना है आपको अपनी बॉडी के वेरियस ऑर्गन से। ये तो दो ऑर्गन सिस्टम है, इन दोनों को छोड़कर आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम बचे, कौन कौन सा बचा? बात करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी बच्चों इन दोनों ऑर्गन सिस्टम को छोड़कर हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम बचे, उन सारे ऑर्गन सिस्टम को आपको कार एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब यानी इसका मतलब यह है कि अगर ये रिमोट इस कार की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्गन सिस्टम जो रिमेनिंग ऑर्गन सिस्टम है उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, है ना। चलो तो देख लेते हैं। यानी इस कार को रिलेट करना है आपको आपकी बॉडी के वेरियस ऑर्गन सिस्टम से। अदर लिख देते हैं यहां पर, यहां में लिखना होगा अदर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, अदर ऑर्गन सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम? कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम? जैसे हमने कहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों कहने का मतलब यह है ना कि जिस तरीके से इस रिमोट ने कार की वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल किया था, वैसे ही हमारी बॉडी में ना दो ऑर्गन सिस्टम हैं जो कि बिल्कुल इस रिमोट कंट्रोल कार के रिमोट की तरह काम करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे बॉडी के जो अदर ऑर्गन सिस्टम हैं उनकी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर तो इस रिमोट ने सिग्नल भेजकर, यहां पर इस रिमोट ने सिग्नल भेजकर इस कार की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया था। यहां पर ये नर्वस सिस्टम और हमारा ये एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से करता है कंट्रोल, किस तरीके से इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो देखते हैं ना। चलो देखते हैं बच्चों, यहां ध्यान देना, ठीक है। तो आपको समझना है यहां पर कि आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम ये क्या भेजकर करता है कंट्रोल? तो बच्चों नर्वस सिस्टम ना है, फिलहाल आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है,
आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर, बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजकर, है ना, यानी एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को भेजकर ये क्या करता है, इन ऑर्गन्स की, इन ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आपके इस हैंड का मूवमेंट, आपके इस हैंड का मूवमेंट आप जानते हैं ब्रेन कर रहा है, अभी काम पता है ना आपको, ये चीज आपका ब्रेन करता है। तो आखिर इस ब्रेन ने आखिर इस हैंड को कंट्रोल कैसे किया, क्या भेजकर किया कंट्रोल, क्या भेजकर इस हैंड की मूवमेंट कराया, इस हैंड का मूवमेंट कराया। तो बच्चों यहां पर इस हैंड के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को भेजकर, है ना, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो बच्चों नर्वस सिस्टम जो है ना, ये ऑर्गन सिस्टम, अदर ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजकर या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर। ठीक, अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, ये इन ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल थोड़ा अलग तरीके से करता है। ये क्या करता है ना, कुछ केमिकल्स बनाता है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स जिसमें ना मैसेज होते हैं, जिनके पास कुछ मैसेज होता है अलग अलग ऑर्गन्स के लिए। उन केमिकल्स को ना बोलते हैं हम हार्मोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्मोन्स बोलते हैं ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, ये हार्मोन्स बनाकर और हार्मोन्स को भेजकर, ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गन से बाइंड कर जाते हैं, ऑर्गन से जाके चिपक जाते हैं, और ऑर्गन से चिपकने के बाद उस ऑर्गन को देते हैं मैसेज कि तुम्हें ये काम करने का मैसेज मिला है, इस ऑर्गन सिस्टम ने ये मैसेज भेजा है। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब है हमारा यहां पर कि दो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। पहला है नर्वस सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजकर इन ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और दूसरा है हमारा नर्वस सिस्टम, सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन्स को भेजकर, हार्मोन्स सेंड करके इन ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल देखेंगे हम नर्वस सिस्टम का, और तब एग्जांपल देखेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम का, किस तरीके से ये दोनों, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल पे दे देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले बच्चों आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो जब भी किसी हम हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं ना, कोई गर्म बर्तन है ना, कोई काफी गर्म सा बर्तन है, जब उसे टच करते हैं ना, हमारा हाथ अपने आप पीछे रिमूव होता है या हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो आखिर इस हाथ को सिग्नल किसने भेजा, इस हाथ को कंट्रोल किसने किया। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर, जो पहला हमारा है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम का एग्जांपल है, व्हेन वी टच एनी हॉट यूटेंसिल, ठीक है, आवर ब्रेन, बच्चों हमारा जो ब्रेन है, या कह सकते हैं आवर नर्वस सिस्टम, उसमें भी कौन सा पार्ट बच्चों पढ़ेंगे आगे हम लोग जाकर, ब्रेन जो पार्ट है ना हमारा, ये क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल। कैसा सिग्नल, अभी क्या पढ़ा हमने, कौन सा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बच्चों हमारा ब्रेन जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है किसे, टू आवर हैंड्स टू पुल अवे। ठीक है, पुल अवे, यानी हाथ को सिग्नल किसने भेजा पीछे हटाने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम ने भेजा। कैसे भेजा, क्या मोड था भेजने का, मैसेज भेजने का, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। वैसे ही बच्चों सेकंड, ये एग्जांपल किसका था, नर्वस सिस्टम का एग्जांपल था। अगर हम, ठीक है, ये एग्जांपल था नर्वस सिस्टम का। ठीक है, वैसे ही अगर एग्जांपल हम देखें एंडोक्राइन सिस्टम का, बच्चों होता क्या है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल, हमारा जो ब्लड है ना, उसमें शुगर का जो लेवल है ना, वो काफी हाई हो जाता है, ग्लूकोज का जो लेवल है ना, काफी हाई हो जाता है। बच्चों जब भी खाना खाते हैं हमने मान लो रोटी कंज्यूम किया, हमने चावल कंज्यूम किया, तो रोटी और चावल कंज्यूम करने के बाद हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, वो काफी राइज कर जाता है। अगर राइज कर गया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी को। ठीक है, यानी शुगर का जो लेवल राइज कर गया, उसे घटाने की जरूरत है। यानी यहां पर भी क्या है, एक एक्टिविटी है बॉडी के अंदर जिसे कंट्रोल करना है। तो बच्चों आपने सुना है नाम हार्मोन का, इंसुलिन, है ना, एक हार्मोन है बच्चों इंसुलिन।
क्या करता है इंसुलिन? वेन एवर आवर ब्लड शुगर लेवल राइज, ठीक है, क्या करता है ये? तो जब कभी वेन एवर आवर ब्लड शुगर लेवल राइज कर जाता है, बच्चों कितना राइज करता है? तो राइज कर जाता है 140 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बच्चों नॉर्मल जो रेंज है ना ग्लूकोज लेवल का, नॉर्मल वैल्यू जो है ब्लड के अंदर हेल्दी एडल्ट के अंदर वो है 80 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 140 एक्सीड कर जाए तो इसे बोलते हैं डायबिटीज, है ना। तो हमने कहा इंसुलिन जो है ना, जब कभी हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज कर जाता है तो जो इंसुलिन है ना, ये क्या करता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कम कर देता है। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, शॉर्ट में लिखते हैं ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये देखो अच्छे से लिखते हैं इसको, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल, है ना। यानी बच्चों देखा जाए तो यहां भी एक एक्टिविटी कंट्रोल हुई है। यहां पर इंसुलिन ने क्या किया? इंसुलिन ने हमारे ब्लड में से जो ग्लूकोज लेवल काफी राइज कर गया था उसे घटा दिया। कैसे घटाया वो बाद में देखेंगे हम लोग, जब पैंक्रियास पढ़ेंगे, जब इंसुलिन डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हमें बस बेसिक समझना है, हमें समझना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ठीक है। चलो, तो यहां पर बच्चों हमने ये समझा, ये सीखा किस तरीके से, ठीक है, रिमोट ने एक्टिविटी कंट्रोल किया, कार की एक्टिविटीज, और ये समझा हमने किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम ने और एंडोक्राइन सिस्टम ने हमारे बॉडी की वेरियस ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया। दो तरीका है कंट्रोल करने का। कंट्रोल मतलब सिग्नल को भेजना, कमांडिंग और सेंडिंग सिग्नल्स टू द बॉडी ऑर्गन्स फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन, ठीक है। ये एक्टिविटी कैसे भेजा सिग्नल? तो नर्वस सिस्टम ने भेजा सिग्नल ऑर्गन सिस्टम को बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एंडोक्राइन सिस्टम ने भेजा सिग्नल, ठीक है, बाय फॉर्मिंग और बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स नोन एज द हार्मोन्स। हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर, ठीक है। ये समझा हमने। बच्चों इसके बाद ना हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, है ना। तो बच्चों स्कूल में आपने देखा होगा, आप स्कूल में अभी आप स्कूल जा रहे होंगे ना, स्कूल जाते होंगे आप पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्कूल में आपने नोटिस किया होगा, स्कूल में सारे टीचर्स, स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के अकाउंटेंट, अगर वहां गार्ड्स हैं तो गार्ड्स, है ना। कहने का मतलब ये सारे जो मेंबर्स है ना स्कूल के अंदर, ये सारी जो यूनिट्स है ना, ये साथ मिलके काम करती है ना। बच्चे, पेरेंट्स, ये साथ मिलके काम करते हैं ना। अगर सोचो इनमें से, ठीक है, 3-4 जो मेंबर हैं, 3-4 जो यूनिट हैं, फॉर एग्जांपल वहां के गार्ड्स, वहां के प्रिंसिपल या पेरेंट्स, अगर ठीक से काम ना करें, अगर स्कूल की फंक्शनिंग में कोऑपरेट ना करें, तो क्या स्कूल प्रॉपर रन कर पाएगा? अगर पेरेंट्स फीस ना भरें, गार्ड्स स्कूल को प्रोटेक्ट ना करें, प्रिंसिपल टीचर्स को प्रॉपर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ना दें, क्या स्कूल प्रॉपर रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे ही बच्चों जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमारे मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बच्चों मसल्स की एक्टिविटी जब बढ़ती है ना, तो मुझे बताओ मसल्स को ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर मुझे मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा करनी है तो मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अगर मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए तो तुम्हें पता है, तुमने पढ़ रखा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, रेस्पिरेशन, ज्यादा एनर्जी के लिए मुझे चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है ना कि मुझे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा एक्टिविटी कर पाए, ताकि उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा हो पाए, ठीक है। और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमारा हार्ट बीट रेट बहुत तेज हो जाता है, मतलब हमारा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट काफी फास्ट हो जाता है, हम बहुत तेजी से सांस लेने लग जाते हैं, नाक छोड़ो मुंह खोलकर सांस लेने लग जाते हैं। फिर बच्चों हमारा जो, ठीक है, हमारे मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। यानी सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए कितने सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ मुझे एक्सरसाइज कराने के लिए, ठीक है। बच्चों वैसे ही जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं या फिर जब हम बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पर मेरे हाथों का मूवमेंट, मेरे पैरों का मूवमेंट, मेरा राइट हैंड, ठीक है, आगे वाले ब्रेक यानी कि, ठीक है, जो फ्रंट ब्रेक है और साथ में, ठीक है, एक्सेलरेटर, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना, वो क्लच को कंट्रोल कर रहा होता है। मेरा जो राइट, ठीक है,
जो लेग है ये क्या कर रहा होता है कंट्रोल, ये रियर, ठीक है, ब्रेक को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो मेरा, ठीक है, लेफ्ट जो आपका लेग है, ठीक है, ये कर रहा होता है कंट्रोल गियर को। इसका मतलब ये है ना कि ये चार पार्ट्स, यानी मेरे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इन ये चारों मिलकर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे बाइक राइड करवाने के लिए, है ना। यानी इन चार ऑर्गन का, इन चार पार्ट्स का एक साथ काम आ रहा है, ठीक है। साथ साथ मेरी आंखें रोड को भी देख रही होती है, आसपास के जो ट्रैफिक है, आसपास लोग मूव कर रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई और बाइक आ रही है, कोई सामने से बच्चा गुजर रहा है, इसे भी देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। मेरे कान लगातार सुन रहे होते हैं कि आसपास क्या हलचल हो रहा है, कहीं पीछे से कोई हॉर्न तो नहीं बजा रहा है, कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है। यानी मेरे ऑर्गन्स की, यानी मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स की बच्चों यहां पर क्या हो रही होती है, एक्टिविटीज हो रही होती है। मल्टीपल ऑर्गन्स की यहां पर क्या हो रही होती है, एक्टिविटीज हो रही होती है एक पार्टिकुलर टास्क को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों, वर्किंग टुगेदर ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्गन्स, और कह सकते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स, वर्किंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, या कह सकते हैं ना सिंक्रोनाइज्ड मैनर। मल्टीपल ऑर्गन का, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन का एक साथ काम करना, ठीक है, किसी खास टास्क को अचीव करने के लिए। जैसे हमने कहा जब मुझे एक्सरसाइज करना था उस टाइम पर मेरा हार्ट बीट तेज हुआ, मेरा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया, मेरा ब्लड फ्लो तेज हो गया, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ये सारी एक्टिविटीज एक साथ हो रही है ना, क्या करने के लिए, सिर्फ मुझे एक्सरसाइज कराने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मल्टीपल ऑर्गन्स की एक्टिविटी, ठीक है। तो इस चीज को लिखते हैं यहां पर, है ना, इस चीज को लिखते हैं। इसको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं यहां पे हट जाता हूं, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन और उसका एग्जांपल, है ना, कोऑर्डिनेशन। फिर इसके बाद हमारा रास्ता काफी आसान है, बहुत ही इजी होने वाला है पार्ट। बस ये मुझे आपको समझाना है बच्चों, हमेशा ना इंट्रोडक्शन बहुत ही आपको क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसलिए मैं इसमें टाइम लूंगा। इसके बाद तो फिर बहुत मजा आएगा आपको, हर चीज काफी आसान लगने वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, 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 ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अभी क्या सीखा हमने, मल्टीपल ऑर्गन्स का एक साथ काम करना किसी पार्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, और उन ऑर्गन्स का काम करना एट द सेम टाइम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, क्या लिखेंगे, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब मोर देन वन ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स इन अ synchronized manner, synchronized manner means at the same time। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, at the same time, एक ही समय में कई सारे ऑर्गन्स का एक्टिव हो जाना, at the same time। क्यों एक्टिव हुआ, इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ क्यों काम करने लग गए, इसलिए ताकि पार्टिकुलर टास्क अच्छे से हो सके, है ना, एफिशिएंटली, टू परफॉर्म a particular task efficiently, to perform a particular task efficiently, है ना। चलो तो ये है कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन, है ना। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका बच्चों, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। चलो तो जब हम कर रहे होते हैं क्या, हैवी एक्सरसाइज, तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज क्या होती है इस टाइम पर, ध्यान दो, ठीक है। क्या होती है उस टाइम पर बच्चों, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक। अब अगर मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो बताओ क्या इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी का डिमांड इंक्रीज होगा। दिस लीड्स टू, ठीक है, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिमांड इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी का डिमांड बढ़ा तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस कराएगा, ऑक्सीजन, है ना। यानी इसकी वजह से
क्या चाहिए होगा? अगर एनर्जी का डिमांड ज्यादा है तो मसल्स को क्या चाहिए ज्यादा होगा? ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी इंक्रीज्ड, शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन सप्लाई को ही इंक्रीज करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई को ही इंक्रीज करने के लिए क्या क्या होता है, ध्यान देना क्या क्या होता है। दिस रिजल्ट्स इन, पहला इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट। बच्चों हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा जल्दी आपका हार्ट बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही तेजी से बीट करता है ना। इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट क्यों तेजी से बीट कर रहा है? ताकि जल्दी जल्दी जो है ब्लड को जल्दी जल्दी यानी ब्लड फ्लो स्पीड हो जाए, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाए। और अगर ब्लड फ्लो फास्ट हो गया तो मसल्स तक ऑक्सीजन जल्दी जल्दी डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। सेकंड और क्या होता है बच्चों? ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है। बच्चों अगर ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गई तो ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड, ठीक है। ये ज्यादा ऑक्सीजन का अपटेक कर पाएंगे हम, है ना। यानी इंक्रीज्ड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रेट। और इसका मतलब क्या है? यहां पर हार्ट की स्ट्रॉन्ग बीटिंग हो रही है, हार्ट की फास्ट बीटिंग हो रही है। जब हम ब्रीदिंग की बात करें तो लंग्स, डायफ्राम और आपका रिब्स, इनकी एक्टिविटी हो रही है ना। और थर्ड यहां पर बच्चों ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो यानी ब्लड का फ्लो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। और कैसे होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो? तो इसमें रोल होता है आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स जो है ना वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, ठीक है। उनमें मसल्स होती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है। और जब कम होगा तो डायमीटर जब कम होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाएगा। कहने का मतलब है ये तीन एक्टिविटी एक साथ हो रही होती है, ठीक है। यानी हार्ट बीट का तेज हो जाना, ब्रीदिंग रेट का फास्ट हो जाना और ब्लड फ्लो का तेज हो जाना। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है, वो है स्वेटिंग। क्यों स्वेटिंग? क्योंकि जब मस्कुलर एक्टिविटी होगी, ठीक है, जब हमारी बॉडी में बहुत तेजी से, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो साथ में हमारी बॉडी हीट अप होगी, हमारी बॉडी काफी गर्म हो जाएगी, ठीक है। और गर्मी को, ठीक है, कह सकते हो गर्मी को प्रिवेंट करने के लिए, हीट को प्रिवेंट करने के लिए, हीट से बचने के लिए बॉडी क्या करेगी? बॉडी स्वेटिंग करेगी, यानी स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। स्वेटिंग, पसीना आएगा हमें जो कि हमारी बॉडी को ठंडा रखेगा। बच्चों कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए एक ऑर्गन नहीं, मल्टीपल ऑर्गन्स ने पार्टिसिपेट किया। जब मल्टीपल ऑर्गन्स का पार्टिसिपेशन हो एक साथ एट द सेम टाइम किसी पार्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, बच्चों इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये तो एग्जांपल था हैवी एक्सरसाइज का। ऐसे ही आप कर सकते हैं एग्जांपल साइकिलिंग करने का, ठीक है। जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं आपके हैंड्स का मूवमेंट, आपके पैरों का मूवमेंट, आपके ईयर्स एक्टिव होते हैं, आपकी आईज एक्टिव होती हैं, आपका ब्रेन एक्टिव होता है। यानी मल्टीपल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं आपको, ठीक है, कोई एक टास्क कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा कि कंट्रोल क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन करने के बाद हम समझेंगे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है, किस तरीके से, ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में डिफरेंट होती हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे डिफरेंट होती है। तो एक ब्रीफ लेंगे यहां पर हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंसेस का, ठीक है। तो यहां पर हमारा अब सेकंड टॉपिक कवर करेंगे हम, ठीक है। इसे इरेज कर लेते हैं, है ना, ये हमारा इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को, क्योंकि हमें नीड नहीं है हमें इसका, है ना, अभी इसका नीड नहीं है। तो अब करेंगे हम लोग डिफरेंस, है ना बच्चों, डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो एक तरफ करने वाले हैं हम नर्वस सिस्टम की बात और यहां कर लेंगे बात हम एंडोक्राइन सिस्टम की। एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों रिमोट आखिर काम कैसे करते हैं। दोनों है तो रिमोट ही, दोनों है तो रिमोट, बट आखिर ये दोनों किस तरीके से डिफरेंट है आपस में, है ना।
किस तरीके से डिफरेंट है आपस में, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ऑर्गन की फंक्शनिंग को। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। आई होप ये लाइन, चलो लाइन सीधी नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैटर करता भी नहीं है। चलो अब बात करते हैं सबसे पहला डिफरेंस कि आखिर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम हमेशा किससे बने होते हैं, वेरियस ऑर्गन के मिलने से। तुमने पढ़ा है क्लास 9 में, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यूज ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, एंड ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। इट मींस नर्वस सिस्टम भी किसका बना होगा, मल्टीपल ऑर्गन्स का, और एंडोक्राइन सिस्टम भी किसका बना होगा, मल्टीपल ऑर्गन्स का। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इनका कंपोजिशन क्या है। तो पहला डिफरेंस बच्चों ध्यान देना। तो बच्चों नर्वस सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम ये मेनली 3 ऑर्गन से मिलकर बना है। इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स, चलो पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम जानते हो, वो है ब्रेन। सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड, एंड थर्ड है बच्चों नर्व्स। ठीक है, नर्व्स क्या होती हैं, तो नर्व्स आप जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा है आपने न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल के बारे में। तो बच्चों न्यूरॉन जो नर्व है ना, नर्व क्या होती है, न्यूरॉन का बंडल होता है। देखो इस तरीके से, अगर मान लो ये न्यूरॉन है बच्चों, ध्यान दो, ठीक है, अगर ये, इसको न्यूरॉन मान लेते हैं हम एक पल के लिए, ठीक है, अगर ये न्यूरॉन है ना, तो ये तो एक सिंगल नर्व सेल है, एक सिंगल न्यूरॉन है। ये क्या है बच्चों, न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन है, या इसी को क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। तो ये तो एक नर्व सेल है या एक न्यूरॉन है। ऐसे ही जब मल्टीपल न्यूरॉन्स एक साथ आकर बंडल फॉर्म करें, ध्यान देना, फॉर एग्जांपल ये मान लो पहला न्यूरॉन, ऐसे मान लो ये दूसरा न्यूरॉन, फिर ये तीसरा न्यूरॉन, ये चौथा न्यूरॉन, है ना। यानी जब मल्टीपल न्यूरॉन्स एक साथ आ जाएं, आपने केबल देखा है, केबल देखा होगा आपने, केबल के अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, है ना। तो नर्व जब बच्चों, नर्व्स क्या होते हैं, केबल लाइक होते हैं, यानी न्यूरॉन का बंडल होते हैं। आप ऐसे मान सकते हो, ध्यान दो, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 न्यूरॉन्स, और ये सारे ना एक कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है इस तरीके से, और यही है नर्व। ठीक है, तार की तरह होते हैं हमारी बॉडी में नर्व्स, और ये ऑर्गन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक मैसेज को या तो लेके जाते हैं, या सेंस ऑर्गन से मैसेज को हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, इन्हीं 3 ऑर्गन से मिलके बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो नर्व्स क्या होती हैं बच्चों, ये न्यूरॉन्स की बंडल होती हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स की बंडल होती हैं। ठीक है, यानी केबल लाइक होता है, ऐसे न्यूरॉन की बंडल होती है ना। ये देखो एक बंडल है इस तरीके से, यस एक बंडल है ना। चलो फिलहाल इसका काम नहीं, इसको इरेज करते हैं ना, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स किसका बना हुआ है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, फुल स्टॉप देकर लिखते हैं, लिखेंगे दिस ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स है ना, 3 ऑर्गन्स, दिस ऑर्गन्स आर इंटर्न। अब ये ऑर्गन्स किसके बने हुए हैं, इंटर्न आर, ठीक है, इंटर्न कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। बहुत ही खास सेल होते हैं, बहुत ही खास तरह के सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, न्यूरॉन्स बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूरॉन्स, नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, जिसमें कि 3 ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये तीनों कौन से सेल से बने हैं, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल से बने हैं। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, अब यहां आते हैं, अब देखते हैं कि ये किसका बना हुआ है ना, ये किसका बना है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना,
ये बना हुआ है, लिखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम is composed of large number of, काफी नंबर होता है इनका, हमने कहा काफी नंबर होता है इनका, लार्ज नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना बच्चों, ये बने होते हैं कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो ध्यान देना, ये ऐसे सेल्स होते हैं या ऐसे टिश्यूज होते हैं या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ अपने अंदर ना बनाते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं और उसको सिक्रीट कर देते हैं, है ना, कुछ केमिकल्स बनाते हैं और उसको सिक्रीट कर देते हैं, यानी इनका नेचर जो है ना, ये होते हैं सिक्रीटरी इन नेचर, सिक्रीटरी इन नेचर। बच्चों ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं सिक्रीटरी सेल्स या ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, है ना, कुछ बनाते हैं अपने अंदर, कुछ केमिकल्स बनाते हैं और उसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स बनाते हैं और उसे सिक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं और क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। हाँ ठीक है बच्चों, तो हम कहाँ थे, तो हम बात कर रहे थे कि आखिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, आखिर ये क्या बनाते हैं और क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना क्या करते हैं सिक्रीट। तो ये जो आपके टिश्यूज होते हैं, ये जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, ये बनाते हैं कुछ केमिकल्स, और केमिकल्स का नाम है यहाँ पर बच्चों हॉर्मोन्स। क्या नाम है इनका, हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स को बोलते हैं हम केमिकल मैसेंजर्स। क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स को, केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं लेकिन केमिकल्स की फॉर्म में इनके पास मैसेज होता है। एग्जांपल के लिए हमने कहा था इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन के पास मैसेज था ब्लड शुगर लेवल को कम करने का। आपने पढ़ा है क्लास 8 में हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जानते हैं ना आप सारे। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का ही, ठीक है, ब्रेन के अंदर मिलता है, एक छोटा सा ग्लैंड है, मटर के दाने जैसा होता है, इस ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है, ठीक है, ये हार्मोन ना हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है। कभी हम बहुत छोटे हुआ करते थे, आज हम काफी बड़े हो गए हैं। क्यों बड़े हो गए, किस हार्मोन की वजह से, कौन करा ये ग्रोथ, ग्रोथ को किसने कंट्रोल किया, ग्रोथ हार्मोन ने कंट्रोल किया, है ना। यानी ग्रोथ हार्मोन के पास बच्चों किसका मैसेज था, ग्रोथ कराने का मैसेज था, है ना। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स को हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स की फॉर्म में इनके पास मैसेज होता है अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। चलो ये समझा हमने, यानी एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से बने होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स बनाकर सिक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, हार्मोन्स निकलते कहीं और है बॉडी में। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है, तो जो भी हार्मोन्स ये बनाता है आखिर बॉडी के दूसरे पार्ट पर पहुंचता कैसे है, ठीक है। तो बच्चों हमेशा याद रखोगे कि हार्मोन्स को ना, हार्मोन्स को बच्चों हमेशा रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, हमेशा इसे ना ब्लड, बहते हुए ब्लड में डाल दिया जाता है, रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। चलो ये समझा हमने। तो ब्लड में जब डाल दिया गया तो ब्लड तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है ना। यानी जब ये हार्मोन्स ब्लड में डाल दिया जाएगा तो हार्मोन्स ब्लड से बहते बहते जो भी जहां भी इसे एक्शन करना होगा, जिस भी ऑर्गन को मैसेज देना होगा, दे देगा मैसेज, है ना। चलो अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की, ठीक है, सेकंड डिफरेंस की। अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम किस मेथड का, ठीक है, किस मोड का यूज करता है मैसेज को सेंड करने के लिए, है ना। तो नर्वस सिस्टम ना यूजेस इलेक्ट्रिकल impulses to send or receive messages,
रिसीव मैसेजेस, ठीक है, किसी भी तरह के मैसेज को भेजने के लिए। जैसे हमने कहा मेरे ब्रेन ने मेरे हैंड को मैसेज दिया हाथ को लिफ्ट करने के लिए। किस फॉर्म में गया होगा मैसेज? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में। लेकिन यहां पर ना ये सिस्टम कैसे देता है मैसेज? ये सिस्टम ना यूजेस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को भेजकर मैसेज सेंड करता है। यूजेस हार्मोन्स टू सेंड मैसेजेस, टू द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन्स को मैसेज कैसे भेजता है ये सिस्टम? ये भेजता है मैसेज हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स को बनाया, सिक्रीट कर दिया ब्लड में, ब्लड से बहते बहते हार्मोन्स पहुंचेंगे अपने टारगेट साइट के पास, अपने टारगेट ऑर्गन के पास, और वहां जाकर उस ऑर्गन को कहेंगे कि भैया ये काम कर दो, ठीक है। इस तरीके से रिमोट ने कार से कहा था कि तुम मूव करो, आगे जाओ, पीछे जाओ, राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, है ना। कहने का मतलब है, यानी मैसेज को भेजने का यहां पर तरीका अलग है। ये भेजता है मैसेज किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में, और ये हार्मोन्स को बनाकर बच्चों मैसेज ऑर्गन्स के पास भेजता है, ठीक है। अब मुझे तुम सोच के बताओ कौन सा सिस्टम मैसेज भेजने में फास्ट होगा? कौन सा सिस्टम दोनों में से ज्यादा फास्ट मैसेज को भेजता होगा? अरे ये भेजता होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में भेज रहा है मैसेज। करंट तो काफी फास्ट होती है, यहां ये हार्मोन बनाएगा, बना के रिलीज करेगा, ब्लड से बहता बहता पहुंचेगा, यानी काफी लंबा समय लगेगा यहां पर। यानी ये स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका रिस्पॉन्स काफी फास्ट होता है। यानी जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ एक्शन की, बच्चों जब हम बात करते हैं ना स्पीड ऑफ एक्शन की, जब बात करते हैं, है ना, स्पीड ऑफ एक्शन, तो यहां पर ये काफी फास्ट होते हैं, फास्ट या क्विक होते हैं, क्विक रिस्पॉन्डिंग होते हैं ना, क्विक रिस्पॉन्डिंग होते हैं। लेकिन बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, इनका जो एक्शन है वो स्लोअर है, काफी स्लो है। तो स्लोअर स्पीड ऑफ एक्शन, स्लोअर स्पीड ऑफ एक्शन, इनका जो है ना एक्शन करने का स्पीड जो है ना काफी स्लो है, ठीक है, इनके कंपैरिजन में स्लो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस क्या है बच्चों? ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि यहां पर मैसेज को लेके कौन जा रहा है? यहां पर मैसेज का ट्रांसमिशन, आखिर जो मैसेज मेरे ब्रेन से मेरे हाथों तक पहुंचा, कौन लेकर पहुंचाया? इस मैसेज को कौन लेकर आया? यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज क्या है? ठीक है, मैसेज, ठीक है, मैसेज तो आया, नो डाउट। मैसेज जो है कौन लेकर आया? पाथवे क्या है मैसेज का? मोड नहीं बोलेंगे, पाथवे बोलेंगे। मैसेज का पाथवे क्या है? ठीक है, तो यहां पर ना, ठीक है, पाथवे ऑफ मैसेजेस, पाथवे ऑफ सिग्नल कह लो या मैसेज कह लो। जो मैसेज भेजा गया ऑर्गन्स के पास, उसका पाथवे कौन है? कौन लेकर आया? ये मैसेज कौन लेकर आ रहा है? किसके थ्रू मैसेज ट्रेवल कर रहा है? तो यहां पर मैसेज ट्रेवल किसके थ्रू कर रहा है बच्चों? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के थ्रू कर रहा है, न्यूरॉन नाम के सेल्स के थ्रू हो रहा है ना। यानी हमने जो डायग्राम बनाया था वही न्यूरॉन, ठीक है, क्या कर रहे हैं? मैसेज को लेकर आ रहे हैं। वही न्यूरॉन मैसेज को लेकर आते हैं ऑर्गन्स के पास, या फिर सेंस ऑर्गन से मैसेज को हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर कौन लेके जाता है मैसेज को? तो यहां लिखेंगे हम हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम। बहते हुए ब्लड से बच्चों हॉर्मोन्स, ठीक है, बहते हुए ब्लड से बच्चों जो है ना, बहते हुए ब्लड से हॉर्मोन्स, ठीक है, अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक लास्ट डिफरेंस वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। बच्चों नर्वस सिस्टम का ना एक ड्रॉबैक है, इसका ना एक लिमिटेशन है। नर्वस सिस्टम उन्हीं ऑर्गन्स को या उन्हीं ऑर्गन सिस्टम को या उन्हीं टिश्यूज को कंट्रोल कर सकता है जहां तक इनका पहुंच है, जहां तक इनका रिच है। यानी जहां तक नर्व्स, जहां तक न्यूरॉन्स का कंट्रोल होगा या उनका, ठीक है, कह सकते हो तरीके से पेनिट्रेशन होगा, जिस जगह तक है ना नर्व्स जो है, न्यूरॉन जो है, ठीक है, पहुंच पाएंगे, वहां तक मैसेज पहुंचेगा। जैसे हमने कहा अगर हम बात करें वायर, ठीक है,
अगर वायर का जो कनेक्शन है, वायर की जो लेंथ है, अगर वायर की लेंथ यहां से सिर्फ यहां तक है तो करंट का फ्लो यहां से यहां तक होगा, इसके आगे तो नहीं हो पाएगा, इसके आसपास तो नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर मेरे पास इतनी सी वायर है, ठीक है, अगर मेरे पास वायर इतनी सी है तो यहां पर जो करंट का फ्लो है वो यहां से यहां हो पाएगा या फिर यहां से यहां हो सकता है, यही होगा ना। कहने का मतलब है नर्वस सिस्टम का एक लिमिटेशन है कि यहां पर जो मैसेज का फ्लो है ना, ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है कि जहां तक नर्वस सिस्टम पहुंच सकता है, ठीक है, उन्हीं ऑर्गन्स के पास मैसेज ये पहुंचा सकता है जहां पर इसका कनेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, नर्वस सिस्टम do not have control on all the organs of the body। इनका कंट्रोल बच्चों बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास नहीं होता। दे कंट्रोल, अब ये किसको करते हैं कंट्रोल, दे कंट्रोल only those organs where they can reach, ठीक है। उन्हीं ऑर्गन्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं जिन ऑर्गन्स तक इनकी वायर्स, वायर की बात मतलब कर रहे हैं, मतलब नर्व्स की बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, केबल की बात कर रहे हैं। उन्हीं ऑर्गन्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं जिन ऑर्गन्स के पास इनका, ठीक है, कह सकते हो इनका जो है ना नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है, ये जहां प्रेजेंट है वहीं तक कंट्रोल करेंगे, है ना। जैसे हमने कहा कि ये वायर जो है, अगर मान लो ये वायर है, ठीक है, सिर्फ इतनी सी वायर है, तो इस वायर में करंट फ्लो यहां से यहां तक होगा, इधर तो नहीं होगा, इधर तो नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। इनका जो, ठीक है, रीच है, इनका जो रीच है ना वो सारे ऑर्गन्स के पास नहीं है। हमारी बॉडी के हर सेल को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का लेता है सहारा, हार्मोन्स डाल देता है ब्लड में, और ब्लड तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास से गुजरता है, हमारी बॉडी के हर सेल के कांटेक्ट में होता है, कह सकते हैं एक तरीके से हम, है ना। यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना ये हार्मोन्स का सहारा लेकर, ठीक है, हार्मोन्स को हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड, सॉरी, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज किया जाता है, इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज किया जाता है ना। So they can reach each and every cells of the body। हार्मोन्स चूंकि ब्लड में डाले जाते हैं तो ब्लड से बहते बहते ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंच सकता है और उनको मैसेज दे सकता है। लेकिन याद रखना है, बट स्टिम्युलेट और सेंड मैसेज टू ओनली दोज सेल्स which have special receptor for that hormone। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। हार्मोन्स ना, देखा हुआ आपने चिट्ठी, पहले के टाइम में लोग चिट्ठी लिखा करते थे, लेटर लिखते थे, ठीक है। उस लेटर का जो प्रॉपर लिफाफा जो होता है, ठीक है, कवर जो होता है, उस पर प्रॉपर एड्रेस होता था कि ये चिट्ठी कहां पहुंचनी है, किसको देनी है, ठीक है। तो जब वो लेटर पोस्टमैन लेकर निकलता था तो वो घूमता तो सारे मोहल्ले में था, सारे लोगों तक, पूरे शहर में घूमता है, लेकिन वो चिट्ठी किसको मिलती है, जिस पर उसका, ठीक है, जिसका एड्रेस लिखा होता है उसे ही मिलती है। बच्चों हार्मोन्स ना ऐसे ही होते हैं, हार्मोन को जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं ब्लड में, तो ये हार्मोन ब्लड से बहता बहता घूमता है सारी बॉडी में,
पूरी बॉडी में घूमता है, बॉडी के हर सेल के पास से गुजरता है। लेकिन ये हार्मोन, जैसे हमने कहा एक हार्मोन है, हमने कहा इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन ना, इसके रिसेप्टर ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे बाइंड नहीं करेगा, ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं करेगा। इसके रिसेप्टर ना दो ही जगह होते हैं, पहला होता है लिवर के ऊपर और दूसरा होता है मसल्स के ऊपर, ठीक है। तो हमने कहा अब मान लेते हैं बच्चों कि ये है एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स जिसने रिलीज किया है हार्मोन इंसुलिन, ये मान लो इंसुलिन है, ठीक है, ये मान लो इंसुलिन है। ये दूसरा सेल है, ये सेल किसका है बच्चों, ये सेल है लिवर का और मसल्स का, ठीक है। और हमने कहा इस सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। देखो ये रिसेप्टर है ना। हर हार्मोन का अपना रिसेप्टर होता है, हर हार्मोन का अपना रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर क्या होते हैं, कुछ खास रिसीवर होते हैं जो कि रिसीव करते हैं हार्मोन्स को, है ना, उससे बाइंड करता है हार्मोन और फिर ठीक है ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो इंसुलिन है ना, ये घूमेगा सारी बॉडी में, लेकिन एक्शन कहां करेगा, एक्शन सिर्फ लिवर और मसल के सेल्स के ऊपर करेगा। तो यहां से ये हार्मोन आकर इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जैसे ही बाइंड किया तो लिवर और मसल के सेल्स को सिग्नल देगा कि तुम क्या करो, ब्लड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो। अब मुझे बताओ अगर इंसुलिन ने बच्चों अगर लिवर और मसल्स के सेल को मैसेज दिया कि ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लो, ब्लड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लो, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लिया तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ना। यानी इंसुलिन ने क्या कंट्रोल किया, ब्लड शुगर लेवल। कहने का मतलब यहां पर है कि हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम से, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड में, और हार्मोन्स हमारी बॉडी के हर सेल के पास पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन उन्हीं सेल को मैसेज देता है जिन सेल्स के ऊपर हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, उन्हीं सेल को देता है मैसेज जिन सेल्स के ऊपर हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। तुमने पढ़ा है क्लास 8 में चेंजेस इन प्यूबर्टी, मेल्स में जो भी चेंजेस प्यूबर्टी में आते हैं, कौन ये चेंजेस लाता है, पढ़ा है तुमने, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन क्या करता है, शोल्डर्स की ब्रॉडनिंग करता है, वॉइस की क्रैकनिंग कर देता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का फॉर्मेशन, ठीक है, का ग्रोथ करवाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये हार्मोन, अगर टेस्टोस्टेरोन शोल्डर्स की ब्रॉडनिंग कराया, इसका मतलब इसका एक्शन कहां हुआ, शोल्डर पे हुआ। अगर दाढ़ी मूंछ पे एक्शन करवाया, ठीक है, तो एक्शन उसका यहां पे हुआ। अगर उसने वॉइस बॉक्स की वॉइस की क्रैकनिंग करा दी, इसका मतलब उसका एक्शन वॉइस बॉक्स के ऊपर हुआ। कहने का मतलब है हार्मोन्स निकलते तो कहीं और से हैं, उनका एक्शन कहीं और होता है, और जहां भी एक्शन करना होता है उस जगह पर हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं, वहीं बाइंड करके, ठीक है, उस ऑर्गन को मैसेज देता है कोई खास काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है, ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या डिफरेंस है फंक्शनिंग में, या फिर क्या डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ये आपको डिफरेंसेस वहां पर लिखना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो बच्चों आपने इसको तो नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ताकि आप बाद में इसको नोट कर सकें। और किसी भी पॉइंट में, अगर किसी भी डिफरेंस में अगर आपको डाउट हो ना, तो कमेंट में अपना डाउट जरूर छोड़ दें, ताकि मैं उसका रिप्लाई फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जरूर से स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में मैं क्या कर सकूं, उसका रिप्लाई कर सकूं, है ना, उसको मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है, ये हमारा सेकंड टॉपिक था आज का जो हमने कवर किया, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा था कि पहले हम क्या करने वाले हैं, आसान टॉपिक करने वाले हैं, है ना। तो ये तुम समझ गए कि क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम, हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बाद पढ़ना है क्या हमें बच्चों, हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और फिर पढ़ना है हमें प्लांट हार्मोन्स। बट हमने क्या कहा था, पहले हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले पढ़ने वाले हैं हम हार्मोन्स के बारे में, और उसमें भी कौन सा हार्मोन्स, तो हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं और हम आज का थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल, है ना, वेरी डिटेल। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बच्चों आज मैं यहां पर कवर करूंगा, और फिर एग्जाम को तो बिल्कुल फोड़ के रख देंगे, है ना, सारे क्वेश्चंस आसानी से बिल्कुल चुटकियों में हम कर पाएंगे, है ना। चलो तो
हमारा थर्ड टॉपिक जो आज है वो है बच्चों हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, या सिंपली कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। यही है हमारा, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थोड़ा बहुत हमने सीखा यहाँ पर, है ना, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ये हार्मोन्स बनाते हैं, रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, फिर हार्मोन्स ब्लड से बहते बहते कहाँ पहुंचते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचते हैं। टारगेट जो ऑर्गन होता है, उस टारगेट ऑर्गन पर हार्मोन्स के रिसेप्टर लगे होते हैं, सेंसर लगा होता है, एक्चुअल में हार्मोन्स के रिसीवर लगे होते हैं। ठीक है, जो कि उस हार्मोन को रिसीव करते हैं, और जैसे उस हार्मोन को रिसीव करते हैं, ठीक है, क्या होता है, वो मैसेज जो है ना, जो हार्मोन के अंदर मैसेज था, हार्मोन के पास जिस चीज का मैसेज था, ठीक है, जिस एक्टिविटी का मैसेज था, वो मैसेज मिल जाता है सेल को या टिश्यू को, और फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी हम बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स से हम समझेंगे, डायग्राम से हम समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरीके से वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर देखो काफी मजा आएगा आपको, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो बच्चों क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? बच्चों ग्लैंड्स हमने बताया था आपको कि दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो ग्लैंड्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं, या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि नेचर में हो जाते हैं सिक्रेटरी। इट मींस कुछ बनाते हैं अपने अंदर, कुछ प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, और उसे क्या करते हैं बच्चों, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, है ना। और ये जो ग्लैंड्स है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जब बात करते हैं, तो ये ग्लैंड्स अपने अंदर जिस केमिकल को, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स को जब ये बनाते हैं, तो उस हार्मोन को बनाकर बच्चों इनके पास ना कोई डक्ट नहीं होता, इनके पास ना कोई ट्यूब नहीं होता। आपको पता है दो तरह के ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं, पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपना डक्ट होता है। अगर यहां पर हम बिल्कुल एक शॉर्ट, है ना, एक ब्रीफ देखें अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ना ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपना डक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है, ठीक है, तो इस ग्लैंड के पास अपना एक डक्ट होगा। इस तरीके से देखो हमने बना लिया, ये डक्ट है। तो अगर मान लो ये ग्लैंड है, ठीक है, अगर ये एक ग्लैंड है, तो इस ग्लैंड ने, ये ग्लैंड अपने अंदर जो कुछ बनाएगा, ये इसके सेल्स हो गए, ये इसके सेल्स हो गए बच्चों, है ना, ये इसके सेल्स हो गए। तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स अपने अंदर जो कुछ बनाएंगे, है ना, ये सेल्स अपने अंदर जो कुछ प्रोड्यूस करेंगे, उस, ठीक है, प्रोड्यूस को, उस सब्सटेंस को क्या करेंगे, इस कैविटी में रिलीज कर देंगे। ये देखो कैविटी में रिलीज कर दिया, और फिर ये सब्सटेंस क्या होगा, इस छोटी सी डक्ट से, है ना, इस ट्यूब से क्या होगा, सिक्रीट होगा। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या इन्हीं को बोलते हैं हम डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, इनके पास अपना डक्ट होता है। और एक बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स नहीं बनाते बच्चों। हार्मोन्स के अलावा जो चीजें होती है ना, जैसे हमने कहा सलाइवा, जैसे हमने कहा बाइल जूस, हमने कहा पैनक्रियाटिक जूस, हमने कहा गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, हमने कहा स्वेट, हमने कहा वैक्स, यानी हमारी बॉडी में जो अदर सिक्रीशंस होती हैं, अदर सिक्रीशंस मतलब अदर देन हार्मोन्स की जब बात करते हैं, तो उन सिक्रीशंस को ये वाले ग्लैंड्स कराते हैं हमारी बॉडी में, जिन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इस ग्लैंड के पास अपना डक्ट होता है। हमें यहां पर ये तो पढ़ना नहीं है, हमें तो पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बच्चों ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों डक्टलेस ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, अपना कोई ट्यूब नहीं होता, और ये अपने सिक्रीशन को सीधा ब्लड में डाल देते हैं, और फिर ब्लड से बहते बहते ये हार्मोन्स अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डेफिनेशन, तो लिखेंगे, ठीक है, सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स which produce and secretes hormones। ये हार्मोन्स बनाते हैं, हार्मोन्स। और क्या करते हैं बच्चों, इनके पास डक्ट नहीं होता, तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बहते हुए ब्लड में क्या करते हैं बच्चों, इनको
रिलीज कर देते हैं, है ना, बहते हुए ब्लड में रिलीज कर देते हैं। और फिर वो हार्मोन्स बहते बहते, ठीक है, ब्लड में पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जो उस हार्मोन का टारगेट साइट होता है वहां जाकर बाइंड कर जाता है और ऑर्गन को देता है मैसेज कि तुम्हें ये काम करने का आदेश मिला है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये तो ग्लैंड्स का इसका डेफिनेशन हो गया कि ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज जो अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, हार्मोन्स, और उस हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इन ग्लैंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं ना, सबसे पहले हम बोलेंगे इसके अंदर बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस इन नेचर। ये होते हैं डक्टलेस, ये होते हैं डक्टलेस इन नेचर। क्या मतलब है इसका, इट मींस these glands do not have any duct। डक्ट मतलब क्या बच्चों, ट्यूब, है ना, इनके पास कोई ट्यूब नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई ट्यूब नहीं होता, ये अपने सिक्रीशंस को सीधा ब्लड में डाल देते हैं। अभी डायग्राम से हम देखेंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है, चलो, ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो सेकंड होता है हार्मोन सिक्रीशन। ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हार्मोन्स, तो हार्मोन सिक्रीशन ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इट मींस दिस ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं ना, इनके अंदर बनते हैं, तो प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। हार्मोन्स, हार्मोन्स को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, केमिकल मैसेंजर्स, इन्हें बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स, और क्या करते हैं, कहां करते हैं सिक्रीट, तो इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड सिक्रीट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कर देते हैं ना, बहते हुए ब्लड में करते हैं सिक्रीट। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है इस ग्लैंड का। थर्ड बात करते हैं, थर्ड स्पेसिफिक एक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एक्शन। बच्चों ऐसा नहीं कि हर हार्मोन ना कहीं भी एक्शन कर लेगा, हर हार्मोन कहीं भी एक्शन नहीं करता। ठीक है, जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है ना, हर ताले की अपनी चाबी होती है, वैसे ही ठीक है हर ऑर्गन का, ऐसे कह लो हर हार्मोन का, ठीक है, अपना टारगेट साइट होता है, सिर्फ वहीं जाकर ये बाइंड करेगा, वहीं जाकर अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है, वैसे ही हर हार्मोन का अपना टारगेट साइट होता है, अपना टारगेट ऑर्गन होता है, और उस ऑर्गन पर लगे होते हैं रिसेप्टर। ठीक है बच्चों, आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से जरूर से कोई पार्सल मंगाया होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ वो फ्लिपकार्ट जो पार्टनर, ये जो कुरियर पर्सन होता है, ठीक है, मुझे बताओ वो जो डिलीवरी बॉय होता है, वो उस पार्सल को, जो पार्सल आपने ऑर्डर किया है, क्या वो पार्सल किसी और को देता है, क्या किसी और के पास डिलीवर करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उस पार्सल पर आपका एड्रेस होता है ना, उस पार्सल पर क्या होता है बच्चों, आपका एड्रेस होता है। तो आपका जो घर है ना, आपका जो एड्रेस है ना, वो हो गया रिसेप्टर, या आप हो गए, आपका जो घर हो गया वो हो गया टारगेट ऑर्गन, और वो जो पार्सल है ना वो हो गया हार्मोन। तो आपको बात समझ आ रही होगी, जिस तरीके से हर पार्सल एक खास जगह, एक खास घर पे पहुंचता है, ठीक है, वैसे ही हर हार्मोन एक खास ऑर्गन पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने, स्पेसिफिक एक्शन। इसका मतलब ये है ईच हार्मोन अफेक्ट, हर हार्मोन अफेक्ट करेगा, अफेक्ट्स ओनली specific organs on which spatial receptors for a particular hormone are present। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन निकला, जैसे हमने कहा निकला इंसुलिन, तो ऐसा नहीं कि इंसुलिन बॉडी के सारे सेल्स पे जाकर एक्शन शो करेगा। हमने कहा ठीक है टेस्टोस्टेरोन, तो ऐसा नहीं कि हार्मोन सारे सेल्स पे एक्शन करेगा, नहीं। ठीक है,
हर हार्मोन का अपना टारगेट साइट होता है, वहीं जाकर एक्शन शो करता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक एक्शन। और फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में 3-4 केजी है ना रिलीज कर दिया गया, कई केजी रिलीज नहीं होता है, बहुत ही मिलीग्राम में, नैनोग्राम में, है ना, ऐसे कह सकते हैं माइक्रोग्राम में ये हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तो बहुत ही इसका छोटा क्वांटिटी होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी, है ना, इसे बोलते हैं स्मॉल क्वांटिटी, या इसी को बोलते हैं ट्रेस अमाउंट, है ना, ट्रेस अमाउंट। यानी हार्मोन्स बहुत ही छोटी क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द ब्लड इन ट्रेस अमाउंट, है ना, ट्रेस मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, है ना, स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़े अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा अमाउंट भी ना एनफ होता है किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए, किसी भी ऑर्गन को मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये ना बच्चों प्रॉपर्टीज हो गई किसकी बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हमने कहा ये ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस, यानी इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, ये अपने सिक्रीशंस को सीधा ब्लड में डाल देते हैं। सेकंड हमने कहा बच्चों यहाँ पर हार्मोन सिक्रीशन, ये कुछ और नहीं बनाते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा जो सिक्रीट करते हैं, जो अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स को बच्चों ये क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज कर देते हैं। फिर हमने कहा थर्ड, इनका एक्शन स्पेसिफिक होता है, हर हार्मोन का अपना टारगेट साइट होता है, और टारगेट साइट पर, टारगेट ऑर्गन पर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। अभी डायग्राम से देखेंगे क्या होते हैं रिसेप्टर्स हर ऑर्गन पर, ठीक है। हर हार्मोन का अपना टारगेट साइट होता है, और टारगेट साइट या टारगेट ऑर्गन पर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर हार्मोन को रिसीव करते हैं, और फिर सेल को मैसेज या ऑर्गन को मैसेज मिल जाता है कि मुझे ये काम करना है। और हमने कहा क्वांटिटी स्मॉल होता है, यानी बहुत ही थोड़े अमाउंट में ये हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम, ठीक है, डायग्राम से समझेंगे कि क्या होते हैं फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और किस तरीके से एक्शन शो करते हैं, ठीक है। जल्दी से चलो, इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। इसके बाद जो है ना, एक डायग्राम से ये सारा बात हम समझ लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम से। चलो देखते हैं। देखो, चाहो तो मेरे साथ ये डायग्राम आप बना सकते हैं, है ना, ये डायग्राम आप मेरे साथ बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, है ना बच्चों, ये जो है ना, ये हमने बना लिया ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, और इस तरीके से इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, ये हमने ब्लड का फ्लो दिखा दिया, ठीक है, ये हमने ब्लड का फ्लो दिखा दिया। अब इसी ब्लड में बताओ क्या करेंगे ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, है ना, ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। अब वो दिखा देते हैं, तो ध्यान देना। यहां बना लेते हैं हम लोग, यहां बना लिया हमने, ये रहे सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने क्या कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, सेल्स ही तो होते हैं, टिश्यूज होते हैं ना, सेल्स ही होते हैं, ग्रुप होता है सेल्स का। तो ये रहे सेल्स किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। तो ये हमने दिखा दिया, ये हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इसे मान लिया हमने एग्जांपल के लिए कि ये फिलहाल इसे मान लिया हमने कि यही है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो इसके सेल हो गए, ठीक है। ये इसके 3 सेल्स हो गए, और भी सेल्स हो सकते हैं, है ना, ये दिखा दिया हमने। और यहां पर ये दिखा दी हमने यहां पर कि मान लो बच्चों ये है टारगेट ऑर्गन, और टारगेट ऑर्गन के अंदर ये रही सारी की सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये मान लो एक सेल, यहां ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये सेल्स बताओ किसके हैं बच्चों, ये सेल्स हैं टारगेट ऑर्गन के, ठीक है। ये एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मान लो इसे मान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, इसे बोल रहे हैं टारगेट ऑर्गन, ये है टारगेट ऑर्गन, ठीक है। और यहां भी दिखा देते हैं, मान लो इस तरीके से दिखा देते हैं, ये दिखा दिया हमने, ठीक है। और यहां भी कुछ सेल्स दिखा देते हैं, ये सेल दिखा देते हैं,
और बच्चों ये भी एक बॉडी ऑर्गन है, मान लो इसको, ठीक है, ये भी एक बॉडी ऑर्गन है, लेकिन ये जो है ना हमने कहा नॉन टारगेट ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? नॉन टारगेट, मतलब इस ऑर्गन पर हार्मोन बाइंड नहीं करेगा। इस ऑर्गन पर ये जो ग्लैंड्स है ना, जब ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे तो इस हार्मोन की बाइंडिंग यहां पर नहीं होगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलो, तो ये है हमारा नॉन टारगेट ऑर्गन, ठीक है। यानी ये वो ऑर्गन है जहां पर हार्मोन्स के रिसेप्टर तो होंगे, लेकिन उस हार्मोन का रिसेप्टर नहीं होगा, ठीक है, जो हार्मोन हम यहां पर रिलीज करवाने वाले हैं। हमने क्या कहा? हर हार्मोन के अपने टारगेट ऑर्गन होते हैं, तो हो सकता है ये जो ऑर्गन है ना, ये टारगेट ऑर्गन किसी और हार्मोन के लिए हो, लेकिन हमारा जो आज का टारगेट ऑर्गन है वो ये होने वाला है। यानी यहां पर जो हार्मोन सभी रिलीज करवाएंगे वो हार्मोन इस ऑर्गन के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। तो दिखा देते हैं, देखो, तो इस तरीके से ये रिसेप्टर होगा, इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर, दिस आर द रिसेप्टर्स। ये हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स के रिसेप्टर हैं जो कि सेल के मेम्ब्रेन पर, ऑर्गन के सेल्स की मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। यहां पर भी रिसेप्टर होंगे बच्चों, लेकिन ये रिसेप्टर ना अलग होगा। देखो ये कैसे रिसेप्टर हैं, ये भी रिसेप्टर हैं, लेकिन ये किसी और हार्मोन के लिए रिसेप्टर है ना। ये जो है ना, ये रिसेप्टर्स किसी और हार्मोन के लिए हैं। हम यहां बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक हार्मोन के बारे में। हम यहां बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक हार्मोन कैसे अपना एक्शन शो करता है। चलो, इसके बाद देखो ध्यान से, है ना। इसके बाद जो है ना, अब ये अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो बताओ ये क्या करेगा? सिक्रीट, ये प्रोड्यूस करेगा और सिक्रीट करेगा हार्मोन्स। तो मान लो इसने क्या किया, इन सेल्स ने ब्लड में क्या कर दिया? सिक्रीट, इसने कर दिया सिक्रीट हार्मोन्स। तो ये ग्रीन डॉट से हम दिखा लेते हैं, ये रहे हार्मोन्स, ठीक है, ये हार्मोन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से रिलीज किया इसने, ठीक है, हार्मोन्स। अब ध्यान देना, ये डाल दिया हार्मोन्स बहते हुए ब्लड में, तो ब्लड क्या करेगा? इस हार्मोन को बहाता हुआ, ब्लड इस हार्मोन को बहाता हुआ पूरी बॉडी पे ले जाएगा, है ना, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास ले जाएगा। यानी ये हार्मोन्स यहां से भी गुजरेंगे, देखो इस तरीके से गुजरेंगे, है ना, यहां से भी गुजरेंगे, देखो यहां से गुजर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, यहां भी दिखा देते हैं ब्लड फ्लो, हाँ, तो ये हार्मोन्स यहां से भी गुजर रहे हैं और आगे भी गुजर रहे हैं ना, इस तरीके से। यानी सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास ये पहुंचेंगे। लेकिन बच्चों अभी क्या कहा था हमने कहा था ये हार्मोन्स अपने टारगेट साइट पर ही एक्शन करते हैं, उसी ऑर्गन पर अपना एक्शन शो करते हैं, उसी ऑर्गन को मैसेज सेंड करते हैं जिस ऑर्गन पर इनका रिसेप्टर लगा होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा कि मान लो ये हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है मान लो एक्स, ठीक है, हमने मान लिया एक्स हार्मोन, और हमने कहा कि इस हार्मोन का रिसेप्टर इस ऑर्गन पर लगा हुआ है और इस ऑर्गन का नाम है वाई, इसे मान लिया हमने वाई ऑर्गन, ठीक है। ये वाई ऑर्गन है और ये एक्स रिसेप्टर है, ठीक है, एक्स हार्मोन है। हमने कहा एक्स हार्मोन के जो रिसेप्टर है ना वो इस ऑर्गन पर लगे हुए हैं, और इसे मान लो कि ये आपका ये एक जेड, ये जो है ना जेड ऑर्गन है। हमने कहा एक्स हार्मोन का नाम है, ये जो वाई है ये टारगेट ऑर्गन है, और ये जेड जो है नॉन टारगेट ऑर्गन है। इसका मतलब ये है, ठीक है, अच्छा इसको ना एक्स ही मान लेते हैं ताकि आपको काफी आसान हो जाए। तो हमने कहा ये भी क्या है, ये भी ये जो ऑर्गन है आपका टारगेट ऑर्गन, ये एक्स है, इसलिए हमने एक्स लिखा यहाँ पर, क्योंकि इस हार्मोन के रिसेप्टर यहां प्रेजेंट है ना कि यहां प्रेजेंट है, ठीक है। हमने इसको भी एक्स इसलिए मान लिया ताकि आपको आसान हो जाए ये बात समझने में कि इस हार्मोन के रिसेप्टर यहां प्रेजेंट है, इस ऑर्गन पर प्रेजेंट है, क्योंकि ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है। अब ये जो हार्मोन जब यहां से चलेगा, ये हार्मोन जब ब्लड से बहता हुआ आगे मूव करेगा, तो ये हार्मोन ध्यान देना, ब्लड से निकलकर ये हार्मोन यहां ब्लड से तो निकलेगा, ब्लड से तो निकलेगा और यहां बाइंड होना चाहेगा, यहां पर ये वाला हार्मोन यहां बाइंड होना चाहेगा, बट इसकी बाइंडिंग यहां पर नहीं हो पाएगी, ये हार्मोन यहां बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हार्मोन यहां पहुंचेगा जरूर, जैसे हमने कहा फ्लिपकार्ट का पार्सल पहुंचता है सारे घर के पास, पहुंचता है सारे मोहल्ले में, लेकिन मिलता किसको है? जिस पर उसका एड्रेस लिखा होता है ना, जिस पार्सल पर जिसका एड्रेस लिखा होता है उसी को मिलता है। वैसे यहां भी है, जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर पे पहुंचेगा, इस ऑर्गन के पास पहुंचेगा जरूर, लेकिन यहां पर इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इस हार्मोन के रिसेप्टर इस ऑर्गन पर नहीं लगे हुए हैं, तो इस ऑर्गन को मैसेज ये नहीं भेज पाएगा।
लेकिन हमने कहा अभी कि ये टारगेट ऑर्गन है। अगर ये टारगेट ऑर्गन है एक्स हार्मोन के लिए, तो ये है ना, इस ऑर्गन के सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, इस ऑर्गन के सेल्स इस हार्मोन को रिसीव करेंगे। ध्यान दो, उस तरीके से दिखा देते हैं, है ना। ये हार्मोन यहां ब्लड से बाहर निकला और इस रिसेप्टर पर बाइंड कर गया। ये देखो, इसकी बाइंडिंग हो गई, है ना, बाइंडिंग हो गई। वैसे यहां भी देखो बाइंडिंग हो गई, यहां भी बाइंडिंग हो गई और यहां भी बाइंडिंग हो गई। और जैसे ही बच्चों बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग होते ही यानी हार्मोन जैसे ही टारगेट ऑर्गन के सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड किया, इनके सेल्स को मिल गया मैसेज कि मुझे ये काम करने को कहा गया है। जैसा हमने कहा था, रिमोट कंट्रोल कार को कंट्रोल कर रहा था, वैसे यहां पर ये जो आपके सेल्स हैं, इन सेल्स पर लगे हुए रिसेप्टर्स, ठीक है, क्या किया इन्होंने, हार्मोन्स को रिसीव किया और जैसे ही हार्मोन बाइंड किया रिसेप्टर से, इनके सेल्स को मिल गया मैसेज कि मुझे ये काम करने को कहा गया है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को और क्लैरिटी करने के लिए। यहां पर एक सेल को ना हम पिक कर लेते हैं ना, एक सेल को यहां उठा लेते हैं। देखो, ये हमारा टारगेट सेल है। हमने कहा ये क्या है बच्चों, हमारा टारगेट सेल है और ये है लगा हुआ इसके ऊपर रिसेप्टर। ये देखो, ये है रिसेप्टर, है ना। तो हमने कहा ये है टारगेट सेल, ये है टारगेट सेल और टारगेट सेल पर लगा है बच्चों ये रिसेप्टर, है ना। इसे दिखा देते हैं कि ये है रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। और हमने क्या कहा, है ना, हार्मोन की बाइंडिंग हुई। तो हार्मोन की जैसे ही बाइंडिंग हुई, ये देखो, ये रहा हार्मोन। हार्मोन की बच्चों जैसे ही रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई ना, रिसेप्टर से बाइंड होते ही ये हार्मोन रिसेप्टर की हेल्प से क्या करेगा, इस सेल के न्यूक्लियस को भेजेगा मैसेज। क्या मैसेज भेजेगा, ठीक है, कि ये मैसेज ना इस ग्लैंड ने भेजा है, मुझे ये काम करना है, आपको ये काम करना है। यानी इस रिसेप्टर ने हार्मोन की बाइंडिंग जैसे ही कराई, हार्मोन जैसे ही बाइंड किया, एक सिग्नल केमिकल्स की फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस के पास पहुंचा और सेल को समझ आ गया कि मुझे ये काम करने कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ये क्या था दिखा देते हैं कि ये तो रिसेप्टर है और बच्चों ये रहा हार्मोन, ये था हार्मोन, ठीक है। अब जैसे ही रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई हार्मोन्स की, तो क्या होगा इसके बाद, ध्यान दो, इसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग, यानी इसको लिख सकते हैं बाइंडिंग ऑफ हार्मोन, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन on to the receptor, binding of hormone on to the receptor of target organ, on to the target organ, send message to the organ to perform a specific टास्क। ठीक है, क्या समझा हमने यहां पर, हार्मोन की बाइंडिंग बच्चों जैसे ही होती है रिसेप्टर से, हार्मोन जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड किया ना, बाइंडिंग होते ही, ठीक है, हार्मोन ने क्या किया, रिसेप्टर से बाइंड होते ही सेल को भेजा मैसेज कि तुम्हें ये काम करना है, ये आदेश मिला है इस ग्लैंड से। ठीक है, जैसे रिमोट ने दिया था आदेश कार को मूव करने के लिए या उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, है ना। अब समझते हैं एग्जांपल से कि क्या एग्जांपल है हमारी बॉडी में ऐसा कहां हो रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक हार्मोन है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जानते हो तुम, GH, ग्रोथ हार्मोन। तो ध्यान देना, अगर ये हार्मोन, ये ग्रीन जो हार्मोन दिखाया ना ग्रीन डॉट से, ये ग्रीन जो आपका, ठीक है, डॉट है, अगर ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है और अगर ग्रोथ हार्मोन की बाइंडिंग हो गई सेल से, अगर ऑर्गन के सेल से अगर ग्रोथ हार्मोन की बाइंडिंग हो गई, तो नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ करवाएगा। उसके पास मैसेज किसके लिए है, ग्रोथ के लिए है। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन की बाइंडिंग होगी, सेल को मिल जाएगा मैसेज कि अब मुझे क्या करना है, ग्रो करना है। तो सेल्स क्या करेंगे, सेल्स डिवाइड करेंगे। हमारी ग्रोथ कैसे होती है, हमारी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, है ना। हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, यानी GH स्टिम्युलेट, GH क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा बॉडी ऑर्गन्स या सेल्स, body cells to divide and hence stimulating body growth, यानी बॉडी का ग्रोथ कराएगा, है ना। ये एक एग्जांपल दिया हमने
ग्रोथ हार्मोन का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम पढ़ेंगे। रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। अभी हम सारे पढ़ेंगे एग्जांपल से। हमने यहां पर एक एग्जांपल से समझा कि कैसे ये हार्मोन सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को, अपने टारगेट ऑर्गन को भेजता है मैसेज, टारगेट ऑर्गन को देता है सिग्नल कि तुम्हें ये काम करना है। यानी देखा जाए तो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? हार्मोन्स आर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, चलो तो यहां पर अगर इसे नोट करना है आप तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से ये कर लें आप। चलो तो यहां तक आपने कर लिया होगा, है ना? या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो है हमारा फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, यहां तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको डाउट्स जहां भी होता है, ठीक है, आप मुझे, हमने कहा कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये लाइन, ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में समझाने की कोशिश पूरा करूंगा। ठीक है, तो इसको अब हम आते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर। हमारा जो आज का है वो है कि कौन कौन से बच्चों हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है। ठीक है, यानी हमारा टॉपिक होने वाला है फोर्थ, नेम ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ हमारा है आज, फोर्थ टॉपिक हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे नाम, सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और इनके हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और फिर इनका फंक्शन क्या है। ये हमारा आज का फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, फंक्शंस, व्हाट रोल दे प्ले इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और ठीक है, विच ऑर्गन्स दे स्टिमुलेट, है ना, किस ऑर्गन को भेजते हैं मैसेज, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमें समझना है। चलो तो समझते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो बच्चों ध्यान देना, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी में मोर देन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन हमें जितने ग्लैंड्स पढ़ना है क्लास 10 के लेवल पर, क्लास 10 एनसीईआरटी के लेवल पर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, वो है सिर्फ 7 ग्लैंड्स। ओनली 7 ग्लैंड्स आपको पढ़ना है। तो वो 7 ग्लैंड का पहले नाम समझ लेते हैं, कौन कौन से वो नाम है 7 ग्लैंड्स के, उनके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, और फिर उनका फंक्शन भी देखेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको हम ग्लैंड्स का सारा नाम और उनके हार्मोन्स का भी नाम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला ग्लैंड हमारा है, पहला ग्लैंड, सबसे पहला ग्लैंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे ग्लैंड्स का बॉस है, उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और बच्चों हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का भी पार्ट है। जिन्होंने नर्वस सिस्टम पहले से पढ़ रखा है स्कूल में या कहीं और, ठीक है, वो समझ पा रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस जो है ना, पार्ट ऑफ 4 ब्रेन, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चों, ये हमारे 4 ब्रेन का पार्ट है। या आप सिंपली याद रखें, फिलहाल काम चल जाएगा हमारा, कि हमारे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है ना, ये 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। और पहले हार्मोन्स का नाम है रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरे हार्मोन्स का नाम है, एक्चुअल में ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स ना बच्चों एक हार्मोन का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, बताएंगे इसके बारे में आपको एग्जांपल देकर। ठीक है, और सेकंड हार्मोन्स का नाम है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो अभी के लिए फिलहाल आपको क्या करना है, ग्लैंड्स का नाम याद कर लेना है कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, हमें ये कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्लैंड था। अच्छा, फिलहाल के लिए आपको ये भी याद कर लेना है यहीं पर कि हाइपोथैलेमस को ना हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, इसे कहते हैं, सारा समझेंगे क्यों कहते हैं ना, बहुत जल्द समझेंगे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बॉस है, मेन बॉस है सारे ग्लैंड्स का। ठीक है, दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। चलो, अब जो हमारा सेकंड ग्लैंड हमें पढ़ना है बच्चों, वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। और बच्चों ये ना हाइपोथैलेमस के बेसल पार्ट पे, हाइपोथैलेमस से ना नीचे हैंग कर रहा होता है। यहां देखो, अगर ये बच्चों ये हमारा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से नीचे इस तरीके से ये हैंग कर रहा होता है एक छोटे से स्टॉक की हेल्प से। देखो ये स्टॉक है, एक छोटा सा स्टॉक है, और ऊपर ये हमारा हाइपोथैलेमस है और नीचे ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है,
तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और बच्चों ये जो ग्लैंड है ना, ये रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन्स। एक तो पहले हार्मोन का नाम है जीएच, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, है ना, लिख देते हैं यहां पर, ये रहा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। और इसके साथ हमें पढ़ना है एक सेकेंड टाइप का हार्मोन जिसे बोलते हैं स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे क्वेश्चंस तो अक्सर एग्जाम में रहते ही हैं, ठीक है। तो बच्चों दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये, ग्रोथ हार्मोन एंड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, याद कर लेना है आपको। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब ध्यान दो, अगर इसे कहा हमने मास्टर ग्लैंड और इसे कहा हमने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इट मींस इसका बॉस हाइपोथैलेमस है। इसका मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देखेंगे अभी हम लोग, है ना, बहुत जल्द देखेंगे। तो अगर ये है मास्टर ग्लैंड तो ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। चलो, अब थर्ड जो ग्लैंड पढ़ना है बच्चों वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और ये ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन, इसके हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है, इसे बोलते हैं थायरॉक्सिन, और शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। चलो, फोर्थ जो ग्लैंड है ना, फोर्थ ग्लैंड जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है हमें एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। तो पहले तो बच्चों आपको ठीक है, इस टॉपिक में आपको इन ग्लैंड्स का नाम याद कर लेना है कि कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़ना है हमें, पहले हमारे सिलेबस में कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर पढ़ना है ना। तो चौथा हमारा है एड्रीनल ग्लैंड, जो सिक्रीट करता है हार्मोन एड्रीनलिन, ये करता है सिक्रीट बच्चों हार्मोन एड्रीनलिन, इसे ही बोलते हैं एपिनेफ्रीन, इसे ही बोलते हैं एपिनेफ्रीन, है ना। और इस हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो क्यों कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ये तो देखेंगे हम आने वाले, ठीक है, अभी कुछ मिनट्स के अंदर या फिर मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। फिलहाल हमें ये समझना है बच्चों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल ये है इस टॉपिक के अंदर कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। चलो अब आते हैं हम लोग, अच्छा, इसी को ना, इसे ही एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन ना हमारी बॉडी में इमरजेंसी के टाइम पर या फिर जब हम किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं तब रिलीज होता है, तो इसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, है ना। चलो, अब हमारा जो पांचवा ग्लैंड पढ़ना है बच्चों आज, वो है हमारा पांचवा ग्लैंड है टेस्टिस, टेस्टिस जो कि मेल्स के अंदर होता है, और मेल्स के अंदर टेस्टिस रिलीज करते हैं हार्मोन द टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है इसे कहा जाता है मेल सेक्स हार्मोन, है ना, इसे बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, क्योंकि यही वो हार्मोन है बच्चों जो कि प्यूबर्टी में सारे के सारे चेंजेस को लाता है मेल्स के अंदर, है ना, जो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं यही लेकर आता है ना, टेस्टोस्टेरोन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द मेल सेक्स हार्मोन। फिर हमें पढ़ना है 6 नंबर पे ओवरीज, ओवरीज, है ना, जो कि मिलता है फीमेल्स के अंदर, वी नो वेरी वेल दिस, है ना, फीमेल्स के अंदर मिलता है बच्चों। और ओवरी जो है ना, ये रिलीज करता है हार्मोन एस्ट्रोजन। एक और भी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं पढ़ेंगे हम, है ना, हमें तो बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। तो एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन को कहा जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन, इसे कहा जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और बच्चों प्यूबर्टी में गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं ना, वो सारे चेंजेस यही हार्मोन लेकर आता है, ठीक है। यही हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर सारे चेंजेस लेकर आता है, जैसे ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, है ना, हिप्स का इनलार्जमेंट हमने कहा, ठीक है, हेयर्स का फॉर्मेशन, हेयर्स का ग्रोथ, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स का, है ना, हेयर्स इन द आर्मपिट्स, है ना, यानी जितने भी चेंजेस फीमेल्स के अंदर आते हैं प्यूबर्टी में वो कौन लाता है? एस्ट्रोजन। जितने भी चेंजेस आते हैं मेल्स के अंदर वो कौन लाता है प्यूबर्टी में? टेस्टोस्टेरोन। एंड लास्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी जो हमें पढ़ना है वो है बच्चों हमारा पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। और इसके क्वेश्चन भी आपको अक्सर मिल जाएंगे एग्जाम्स के टाइम पर, क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं डायबिटीज से है ना। तो पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, दो तरह के हार्मोन्स। पहले का नाम है इंसुलिन,
और बच्चों दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, नॉट ग्लाइकोजन, नॉट ग्लूकोज, इट्स ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन है पैंक्रियाज के जो पढ़ना है हमें। पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। तो बच्चों ये 7 ग्लैंड्स हमें है, ठीक है, यही हमें पढ़ना है, यही पूरा चैप्टर का इस टॉपिक, इस सब चैप्टर का कोर है, ये 7 ग्लैंड्स और इनके हार्मोन्स, है ना। तो जल्दी से इन सारे के सारे ग्लैंड्स, इनके हार्मोन्स का नाम नोट कर लें। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो, तो हाँ बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक्चुअल में चिंता नहीं करना है आपको, ये सारे के सारे जो है ना, ये जो हमने पढ़ाया अभी ना, इन सब का आपको जो है, ठीक है, पूरा का पूरा जो फोटो है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा किसके अंदर, आपको मिल जाएगा मेरे ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा QR कोड, यहाँ पर आप इसको स्कैन कर सकते हैं और सीधा जो है मेरे चैनल पर आप जा सकते हैं और वहां पे आपको सारा का सारा ये रिटन मिल जाएगा, ठीक है, जो बोर्ड पर हमने वर्क किया आज। इसके साथ मिल जाएगा आपको वहां पर मेरा हैंड रिटन नोट्स, इसके साथ मेरा यहाँ पर है इंस्टाग्राम चैनल, इसका मिल जाएगा आपको QR कोड, स्कैन करना है और चैनल पर चले आना है और चैनल को कर लेना है फॉलो। वहां पर आपको जो भी अपडेट्स होंगे, कौन से अपडेट्स कि मैं कौन सा वीडियो लाने वाला हूँ, आज वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, कितने बजे वीडियो लॉन्च होगा, ये सारा का सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद जो है, ठीक है, तो ये जो लेक्चर हमारा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे आज एंड कर देना चाहिए इसको, क्योंकि मैंने सोचा तो था कि 2 से 2.5 घंटे में ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, बट क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी थी जो कि स्टार्टिंग में ना मुझे आपको समझाना था, ठीक है, मुझे समझाना था। और ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसे आराम से स्टार्टिंग में चलने से ही आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि मुझे सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाना था, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बच्चों आज यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो हो चुका है। तो इस वीडियो को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। और लेकिन ठीक है, अभी मैं फोन पर देख रहा था अपने चैनल पर जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, ये जो मेरा वीडियो था, ठीक है, ये वीडियो आपको याद होगा, ठीक है, जो मैंने पोस्ट किया है 24 घंटे पहले, ठीक है, ये जो वीडियो है ना, थैंक यू सो मच इसके लिए। 125 सब्सक्राइबर 24 आवर्स में, ठीक है, आप लोगों की वजह से ये हुआ है और 270 व्यूज 24 घंटे के अंदर हुआ है। और कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया है, वो भी मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर पेड कोर्स लॉन्च कीजिए सर प्लीज, है ना, खान GS रिसर्च सेंटर, पता नहीं बच्चे का नाम क्या है। तो बच्चे पेड कोर्स लॉन्च करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे अच्छे पेड कोर्स में भी ये कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने मेहनत के साथ, जितने डिटेल में मैं आपको ये लेक्चर फ्री में, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ये लेक्चर शायद आपको पेड कोर्स में भी देखने को ना मिले। तो पेड कोर्स का तो फिलहाल नीड नहीं है ना। चलो, इसके बाद एक बच्चे ने कहा है, सर एग्जाम का क्वेश्चन भी डिस्कस कर दीजिए, अर्चना कुमारी, है ना। तो एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हमने कहा भी था टॉपिक्स में कि PYQ जरूर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल आपसे पूछे जा सकते हैं, जरूर से डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद सर नोट्स दीजिएगा, जरूर से नोट्स मिलेगा, हमने कहा आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, नोट्स वहां मिल जाएगा, मेरा जो रिटन मेरा है ना, मेरा हैंड रिटन नोट्स वो मिल जाएगा, साथ में आपको ये तो मिलेगा ही, है ना। इसके साथ ठीक है सर, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट नोट्स मिल गया आपको टेलीग्राम पर, है ना। चैनल का नाम बहुत मस्त है सर, थैंक यू सो मच। हैप्पीएस्ट टू वॉच यू हियर सर, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम ज्ञान भारती, ठीक है, मिस यू टू बच्चा। ग्रेट, कौन सा इक्विपमेंट से शूट कर रहे हैं सर, नॉर्मल फोन यूज कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, बट 4K कैमरा है तो फिर क्वालिटी काफी अच्छी मिल रही होगी आपको। विल ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच, नाइस वीडियो, वेरी एक्साइटेड सर, फुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहिए ही, आपके सपोर्ट से ही हम हैं, ठीक है, हमारा वीडियोस है ना। नाइस, हाय सर क्लास 10 जी, हेलो एवरीवन, जो भी बच्चे मुझे जानते हैं, है ना, और मुझे यहाँ फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। एवरीडे वीडियो आएगा, बिल्कुल नहीं, एवरीडे तो नहीं आएगा, एवरीडे पॉसिबल भी नहीं है और एवरीडे आप भी नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो आपका एवरीडे नहीं आएगा, लेकिन हाँ वीक में 3 वीडियो लॉन्च होगा, 3 वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है, वो 3 वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये भी बात हमने कहा था कि 5 से 7 वीडियो तक आपको ये मिल जाएगा रेगुलर लेक्चर्स, उसके बाद मिल जाएगा आपको 1 शॉट वीडियो, ठीक है। तो बच्चों मेरा जो है ना, मेरा ये मानना है कि वीडियोस बहुत लंबी होनी नहीं चाहिए, 1.5 घंटे का ये लेक्चर था, ठीक है, एनफ है, इसको यहाँ पर एंड करते हैं आज। अच्छा एक बात और, YouTube का शायद अपना पॉलिसी है कि अगर अपने चैनल से हम कमेंट करते हैं ना, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो शायद ऐसा होता है कि चैनल शायद बैन हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम होता है, जैसा कि मुझे सुनने को मिला है, पता नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट्स में आप। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है, ठीक है, और उस चैनल से मैं क्या करने वाला हूं, आपको रिप्लाई करने वाला हूं।
चैनल का मेरा नाम होगा आशुतोष बायो एक्सप्लोरर और कमेंटर, ठीक है। तो उस चैनल से आपको क्या होगा, सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा, कमेंट्स मैं ही करूंगा, ठीक है। तो फिर ऐसी कोई बात है नहीं, और सारे के सारे जो, ठीक है, कमेंट्स हैं मैं जरूर उसको पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा उसको, और जो भी डाउट्स होंगे आज के लेक्चर का वो कमेंट्स में जरूर से उसको, ठीक है, भेजिएगा, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो ना यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, ये लेक्चर देखने के लिए, है ना, और इतने सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है मे बी अपलोड होगा ये मंडे को, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है ना ये मंडे को आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा होगा सेकंड लेक्चर, और वहां पर सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उन ग्लैंड्स के जो फंक्शन है, ग्लैंड्स के जो फंक्शन है ना, ग्लैंड्स के हार्मोन्स के फंक्शन, वो वहां पर हम डील करेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स पूरा फिनिश करेंगे, सारे हार्मोन्स का फंक्शन, सारे ग्लैंड्स, और साथ में, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आता, यहां पर बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल तोड़ कर रख देंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपका आने वाला है मंडे को आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, है ना, और बहुत सारा प्यार, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय